नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की आपका प्रोग्राम। मैं हूं सौरभ शर्मा और हमारे साथ चारों मेहमान हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। अशोधन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, विनोद अग्निहोत्री जी और समीर चौगांवकर साहब। सर, बहुत स्वागत है आप सभी का। और ट्रंप के टैरिफ आज से भारत में लागू हो गए। मतलब भारत का एक्सपोर्ट ट्रंप अमेरिका में महंगा हो गया। इसको यूं भी कह सकते हैं कि अमेरिका के बाजार में भारतीय सामान महंगा हो गया, उनको भी महंगा मिलेगा। आज से ट्रंप ने जो 25% एक्स्ट्रा टैक्स लगाया था रूस से तेल खरीदने के इल्जाम में, वो आज से लागू हो गया है। तो आज से भारत के कई एक्सपोर्ट उत्पादों पर अमेरिका 50% टैरिफ लगाएगा। 50% सामान महंगा हो जाएगा। मतलब पहले जो अमेरिकी सामान अमेरिका में मान लें $100 में मिलता था, अब वही सामान अमेरिकी बाजार में उनके उपभोक्ताओं को $150 में पड़ेगा, क्योंकि इस पर एक्स्ट्रा 50% टैक्स लगाया है ट्रंप ने। आपको बता दें, इससे पहले ट्रंप ने 7 अगस्त से 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया था और अब 25% पेनल्टी के तौर पर यह टैक्स भी इन इफेक्ट आ गया है। अगर अमेरिकी टैरिफ की बात करें तो अप्रैल तक जो 10% था वो 7 अगस्त को बढ़कर 25% हो गया था और अब वही 50% हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने लेकिन बहुत कोशिश भी की कि भारत के साथ इस बीच ट्रेड डील हो जाए और यही वजह है कि कल टैरिफ के नोटिफिकेशन से पहले ट्रंप ने फिर एक बार क्रेडिट लेने की कोशिश की। ट्रंप ने फिर कहा कि भारत पाकिस्तान के बीच न्यूक्लियर वॉर होने वाली थी। ट्रंप ने बताया, मैंने वो न्यूक्लियर वॉर रुकवा दी। उन्होंने कहा न जाने कितने जहाज गिर रहे थे, ठीक ठीक आंकड़ा भी नहीं दिया जा रहा है। 7 जहाज गिर चुके थे, महंगे महंगे जहाज होते हैं। और मैंने फिर फोन किया, उन्होंने जो कहा, उन्होंने नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा, एक टेरिफिक मैन, मैंने एक शानदार आदमी मोदी, उनको फोन किया पहले, उनसे पूछा क्या हो रहा है। तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ लड़ाई चल रही है। वो ट्रंप जैसे अपने अंदाज में कहते हैं, इनके बीच तो सैकड़ों साल से किसी न किसी नाम पर लड़ाई चल रही है। फिर मैंने पाकिस्तान को फोन किया और मैंने कहा, क्या कर रहे हो तुम, जंग को रोक दो, नहीं तो मैं इतना टैरिफ लगाऊंगा कि चक्कर आ जाएंगे। और उसके बाद उनका दावा है कि 5 घंटे के अंदर फोन आ गया और जंग रुक गई। अब आज बहुत सारी बातें करने के लिए हैं, क्योंकि बहुत सारी कहानियां ऐसी हैं जो पीछे घूम रही हैं इस खबर के। ट्रंप अब जो कहते हैं, भारत में तो कम से कम उसको बहुत गंभीरता से नहीं लिया जा रहा। भारत का आधिकारिक स्टैंड क्या है, यह साफ साफ बताया जा चुका है कि 22 अप्रैल पहलगाम हमले के बाद ट्रंप से बात हुई थी। उन्होंने संवेदना व्यक्त की थी आतंकवादी हमले पर, और उसके बाद 18 जून को बात हुई। यानी इस बीच में ऑपरेशन सिंदूर जब चल रहा था, उस वक्त तो ट्रंप से सीधी बात मोदी की हुई ही नहीं। यह बात कोई और नहीं, भारत का विदेश मंत्रालय कह चुका है। और याद कीजिए कब कहा था, जब मोदी और ट्रंप की फोन पर बात हुई थी। G20 समिट से वापस लौट रहे थे मोदी, और ट्रंप चले गए थे एक दिन पहले समिट को छोड़ करके वापस वॉशिंगटन, और उन्होंने आमंत्रित किया था मोदी को कि आप आइए। और नरेंद्र मोदी ने उड़ीसा की रैली में बताया था कि मुझे बड़े आग्रह से अमेरिका के राष्ट्रपति ने भोजन पर बुलाया, लेकिन मैंने कहा मुझे जगन्नाथ की भूमि पर आना है, इसलिए मैं नहीं आ सकता। और उस वक्त ये बताया गया था कि ट्रंप साहब को भी ये कह दिया गया कि आपके लोगों से हमारी जो भी बात हो रही हो भारत की, उसमें कभी भारत और पाकिस्तान की जंग के बीच में मध्यस्थता या ट्रेड का हवाला, ये बातें कभी आई ही नहीं। तो जब ट्रंप और मोदी की फोन कॉल में यह बात कही जा चुकी है, अब ट्रंप कुछ भी कहें उसका क्या मतलब है। लेकिन फिर भी ये टैरिफ तो लग गए हमारे ऊपर। अब इससे हमारा कितना नुकसान होगा, हमारी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री और कौन कौन से सेक्टर्स इससे प्रभावित होंगे, कितना प्रभावित होंगे, क्या हमारे यहां नौकरियों का संकट हो जाएगा, भारत सरकार इसमें क्या कर रही है, कैसे ये नुकसान होने से बचाया जा सकता है, या ये उतना बड़ा नुकसान है नहीं जितना कि लग रहा है। ये सारी बातें हम प्रोग्राम में करेंगे, लेकिन पहले ट्रंप साहब ने, चाचा ट्रंप ने कल जो बोला है वो एक बार आपको सुना देते हैं। I'm talking to a very terrific man, Modi of India. And I say, what's going on with you in Pakistan? Then I'm talking to Pakistan on trade. I said, what's going on with you in India? And the hatred was tremendous. Now, this has been going on for a hell of a long time, like sometimes with different names for hundreds of years. But I said, what's going on? I said, I don't want to make a trade deal. No, we want to make a trade deal. I said, no, I don't want to make a trade deal with you. You're going to have a nuclear war. You guys are going to end up in a nuclear war. And that was very important to them. I said, call me back tomorrow, but we're not going to do any deals with you, or we're going to put tariffs on you that are so high. You were there, Howard, right? Yeah. You're going to put tariffs on you that was so high, I don't give a damn. Your head's going to spin. You're not going to end up in a war. Within about 5 hours, it was done.
was done. Now, maybe it starts again. I don't know. I don't think so, but I'll stop it if it does. We can't let these things happen. इस पर हम लोग बात करेंगे, लेकिन जम्मू से एक खबर इस बीच आ रही है, वो मैं आपको पहले बताना चाहता हूं। जम्मू से कटरा के बीच एक पैसेंजर ट्रेन फंसी हुई है। 24 घंटे हो चुके हैं इस पैसेंजर ट्रेन को ट्रैक पर फंसे हुए। दरअसल इस ट्रेन के आगे ट्रैक पर एक बोल्डर, एक बहुत बड़ी चट्टान आकर के गिर गई है, जिसकी वजह से ये ट्रेन रुक गई और फंस गई। आपको बता दें, लगातार बारिश की वजह से लैंडस्लाइड के बाद जगह जगह खबरें आ रही हैं, खासकर जम्मू से लैंडस्लाइड हुआ है, नदियों में उफान है, और ऐसी एक लैंडस्लाइड की वजह से ट्रैक पर बोल्डर गिर गया, जिसकी वजह से जम्मू से कटरा के बीच एक पैसेंजर ट्रेन फंसी हुई है। वैष्णो देवी की यात्रा में भी आपको मालूम है कि अवरोध आया है, वहां पर लैंडस्लाइड की वजह से कई श्रद्धालुओं की जान भी गई है। और अब इस बीच एक ये खबर कि एक पैसेंजर ट्रेन 24 घंटे से फंसी हुई है ट्रैक पर, लैंडस्लाइड की वजह से, बड़े बड़े पत्थर आ जाने की वजह से। अनामिका गौर हमारी सहयोगी आपको इस खबर पर और अपडेट देंगे। जी अनामिका, बताएं। जी सौरभ जी, लगातार जम्मू में बारिश हो रही है और जम्मू से कटरा जाने वाला रास्ता एक पहाड़ी रास्ता है। जो ट्रैक है वो पहाड़ी रास्ते से होते हुए कटरा पहुंचते हैं और ट्रैक पे कल दोपहर 12 बजे बोल्डर गिरे, जिसके बाद ट्रैक पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया और एक ट्रेन जो स्वराज एक्सप्रेस है, जो जम्मू से कटरा के बीच में थी, वो ट्रेन बीच में ही रुक गई और लगभग अब 24 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है। ट्रेन को ट्रैक पे ही रोका हुआ है। बगल में एक छोटा स्टेशन है जहां पे गांव के लोग आके मदद कर रहे हैं। जीआरपीएफ और रेलवे के अधिकारी मौके पे मौजूद है। यात्रियों के खाने पीने की व्यवस्था की जा रही है। रात को यात्रियों को पेंट्री कार से खाना दिया गया, क्योंकि उस समय तक गाँव से भी संपर्क नहीं हो पा रहा था। सुबह उठते ही गांव के प्रधान जो हैं वो पहुंचे और उन्होंने पानी की व्यवस्था की। कई यात्री हैं, इस समय लगभग बताया जा रहा है कि पूरी ट्रेन पैसेंजर से भरी हुई थी। लगभग 1,500 यात्री इस ट्रेन में हैं, जो इस समय इसी ट्रेन में मौजूद हैं और अब रास्ता खुलने का इंतजार कर रहे हैं। रेलवे की कोशिश है कि ये बोल्डर हटा के ट्रेन आगे कटरा तक पहुंचाई जाए, लेकिन मुश्किल बहुत है क्योंकि आगे भी बोल्डर गिरने की संभावना है। लगभग 30 किलोमीटर का जो रास्ता है वो इस समय खतरे से बना हुआ है। लगातार बारिश होने के कारण बोल्डर टूट के ट्रैक पे आ रहे हैं और ये ट्रेन लगभग 24 घंटे से ज्यादा हो चुका है जो ट्रैक पे फंसी हुई है। अनामिका, फिलहाल धन्यवाद आपका। लेकिन बड़ी खबर है, पैसेंजर ट्रेन, इतने सारे यात्री और 24 घंटे हो चुके हैं ट्रेन को फंसे हुए और लैंडस्लाइड इसकी वजह है। हम बात कर रहे थे ट्रंप टैरिफ और उस पर भारत के असर की। आपने ट्रंप की बात भी जो है वो अभी सुनी। इस बीच कल से एक खबर और चल रही, वो भी आपने देखी होगी कि एक जर्मन अखबार ने, FAZ नाम से एक अखबार है, FAZ, उसने ये दावा किया कि ट्रंप ने पिछले कुछ हफ्तों में 4 बार प्रधानमंत्री मोदी से फोन पर बात करने की कोशिश की, लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उनसे बात नहीं की। अब इसको लेकर के तरह तरह की अटकलें, अनुमान लगाए जा रहे हैं। बहुत सारे विशेषज्ञों ने जो है वो भी ये कहा कि भाई अगर ऐसा है तो इसका मतलब रिश्ते बड़े खराब हो गए हैं। किसी ने कहा ऐसा मुमकिन नहीं है। इसमें कुछ और डेवलपमेंट है, वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले जरा ये बात हम कर लें। अब आप बताइए, मोदी साहब ट्रंप से बात नहीं कर रहे, ट्रंप के टैरिफ आज से लागू हो गए हैं, हमारे रिश्ते अमेरिका के साथ इस वक्त कहां खड़े हैं? हर्षवर्धन जी। देखिए, रिश्ते मुझे लगता है कि ऑल टाइम लो कहते हैं स्टॉक मार्केट की भाषा में, और चूंकि ट्रंप कारोबारी आदमी है तो उनको थोड़ा सुनाई दे तो ऑल टाइम लो है। और ये जो सब कुछ हुआ है, जिसे कहते हैं ना कि शेयर बाजार में न तो फंडामेंटल में प्रॉब्लम है न टेक्निकल में प्रॉब्लम है, लेकिन सेंटीमेंट खराब हो गया है। तो भारत और अमेरिका के रिश्तों का कोई न फंडामेंटल इशू है न टेक्निकल इशू है। इशू क्या है? एक अहंकारी व्यक्ति अमेरिका के राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठ गया, और अहंकार भी कैसा, जो किसी को पता नहीं है। लगता यह है कि जैसे उनको नोबेल पीस प्राइज चाहिए, शांति पुरस्कार चाहिए, जैसे मुनीर ने किया वैसे वो उम्मीद नरेंद्र मोदी से कर रहे थे। तो ये तो थोड़ा कुछ ज्यादा ही हो गया। मतलब जिसको कहें कि ये तो पता नहीं वो कैसे सोचते हैं, इतने सालों से वो मोदी को जानते हैं। 4 साल तो दोनों के बीच में 16 से 20 वो हर तरह के कारोबारी वर्किंग रिलेशन रहे। अब अभी के मसले पर अगर देखें, अब ये बात तो देखिए, या तो भारत सरकार बताए या अमेरिकी सरकार बनाए, चूंकि जर्मन न्यूज़पेपर ने लिख दिया है, कोई उसका सोर्स नहीं बताया है, और ऐसी चीजों का सोर्स दरअसल होता भी नहीं। लेकिन नरेंद्र मोदी को जो इतने वर्षों से मैं निजी तौर पर जो कहूं कि एक व्यक्ति को जो समझने की एक होती है, मुझे लगता है ये वो कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? ट्रंप के लिए उन्होंने जहां तक जाकर किया वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था।
खुद जाकर अमेरिका में ऐसा लगा कि वो खुद प्रचार करने गए हैं। भारत में उनको नरेंद्र मोदी स्टेडियम में बुलाया और ऐसे बुलाया कि लगा कि ट्रंप से बड़ा दुनिया में उनकी जिंदगी में कोई है नहीं। भारत और अमेरिका के रिश्तों को ऐसे प्रस्तुत किया, उसकी वजह से बहुत दुनिया के देशों में उनको लेकर एक कहे कि अलग तरह की बात होने लगी कि ये तो ट्रंप के एड जैसे हैं, यानी उनके सहयोगी जैसे हैं जी। और उसके बाद अचानक ट्रंप पलटी मार गए। अब आप अगर देखिए जो कनाडा से लौटते वक्त हुआ, इसका सीधा सा मतलब है, और मैं ये मानता हूं कि नरेंद्र मोदी ने सोचा होगा बात करने का क्या होगा, बात करते ही ये आदमी अगली हवाई यात्रा में एयरफोर्स वन में कुछ बोल देगा। जैसे ही बैठेगा पत्रकार पूछेंगे उससे पहले ही कुछ बोल देगा। 3 बार टेरिफिक मैन कहेगा, 2 बार वंडरफुल कंट्री कहेगा और तीसरी बार कहेगा कि हमने उनको टैरिफ लगा के रोक दिया। तो मेरा यह मानना है कि बिल्कुल नरेंद्र मोदी ने यह किया होगा। और पिछले 10 दिनों के जो उनके भाषण हैं, जो उनकी बिजनेस मीटिंग हो या पब्लिक रैली हो, उससे साफ है अब अमेरिका के साथ ट्रंप को ही पीछे जाने पर कोई रिश्ता बनेगा, वरना भारत इस रिश्ते को मान चुका है कि ये डिस्काउंट। आप इस खबर को मान सकते हैं कि वो, मुझे लगता है जो नरेंद्र मोदी का चरित्र है, नरेंद्र मोदी बहुत आगे तक जाते हैं, लेकिन अगर उनको कोई इस तरह से अपमानित करने की कोशिश करे तो उसका जवाब बहुत कड़ा देते हैं। सर, इस पर मैं एक मीडिया रिपोर्ट और एक खबर का हवाला आपको देता हूं इसी बात पर। कल हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर ने खबर दी कि खबर, जब ये अखबार की खबर सामने आई तो उन्होंने इसकी पुष्टि करने के लिए बात की होगी अपने सोर्सेज से, तो उन्होंने ये खबर दी कि ये बताया गया उनको कि कुछ वक्त पहले एक और विदेशी समाचार एजेंसी ने, ये ऐसे ही बताया गया, विदेशी समाचार एजेंसी ने ठीक इसी खबर पर भारत का रिएक्शन मांगा था कि ट्रंप फोन कर रहे हैं और मोदी बात नहीं कर रहे हैं। इस पर कोई जवाब नहीं दिया गया। बड़ी बात यह कि डिनाई भी नहीं किया गया। कल भी जो खबर आई है इसका भी कोई डिनाइल भारत की ना पुष्टि है ना डिनाइल है। डिनाइल नहीं होना भी एक जवाब है। दूसरा, आज टाइम्स ऑफ इंडिया में एक खबर छपी, शायद आप लोगों ने भी देखी हो, उसमें उन्होंने वॉशिंगटन में, अमेरिका में जो भारतीय डिप्लोमेट्स हैं उनके सोर्सेस से एक खबर छापी है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी का यह स्टाइल नहीं है कि वो फोन पर कोई ट्रेड डील के बारे में या उसकी निटी-ग्रिटी के बारे में बात करें। एक सिस्टम है, उनके भी प्रतिनिधि, हमारे प्रतिनिधि बात कर रहे हैं, वो एक चैनल के जरिए ही जो काम होना होगा वैसे ही होगा। नरेंद्र मोदी ऐसे फोन पर किसी से बात नहीं करेंगे। दूसरी, उसमें यह बात लिखी थी कि भारत की इंडियन एस्टैब्लिशमेंट को यह डर भी हो सकता है कि ट्रंप से फोन पर जो भी बात हो वो उसका अपना कोई अनुमान निकालें, जो भी त्रिपाठी जी कह रहे, तो फिर उसकी अनाउंसमेंट कर दें, जैसा उन्होंने एक देश के साथ किया कि मेरी बात हो गई है उनके नेता से और हमारी ट्रेड डील हो गई है और ये होगा, और वो अभी दस्तखत भी नहीं हुए थे ट्रेड डील के ऊपर। तो ट्रंप के साथ ये खतरा भी बना रहता है। लेकिन जो कुछ भी हो सर, ये बता रहा है कि हमारे संबंध कहां है उनके साथ। देखिए, ट्रंप की विश्वसनीयता लगातार घटती गई है और काफी अब अविश्वसनीय हो गए हैं। तो ये बात तो सही है, त्रिपाठी जी भी सही कह रहे हैं कि भाई वो क्या बोले हैं। एक बार आपको याद होगा अपने पिछले कार्यकाल में उन्होंने कह दिया था कि मोदी जी ने उनसे कहा कि कश्मीर पे मध्यस्थता करो, याद है आपको जी। और उसके बाद फिर डिनाई आया भारत सरकार का और उसको जो है बाकायदा फिर अमेरिका से आपत्ति दर्ज कराई गई कि इस तरह की बात आप कर रहे हैं। वो कुछ भी बोल सकते हैं, तो ये भी हो सकता है। मतलब मैं, देखिए, जर्मन अखबारी खबर है ना, मैं उसकी पुष्टि कर सकता हूँ ना डिनाई कर सकता हूँ। हर अखबार के अपने सोर्स होते हैं और पुष्टि या डिनाई करने का काम भारत सरकार का है। लेकिन दरअसल 2 बातें हैं। एक तो क्या है कि मोदी जी का स्वभाव, ये बात सही है कि वो कई मामलों में बहुत ही दृढ़ता वाले व्यक्ति हैं। अगर उनको लगता है कि बात नहीं करनी तो नहीं करनी है। लेकिन मुझे ये भी लगता है शायद ऐसी कूटनीतिक भूल वो नहीं करेंगे। हो सकता है फ़ोन रिसीव करके आदमी वो बात ना करे, लेकिन दूसरा ये खतरा है कि कोई अगर फ़ोन भी रिसीव कर लिया और ये भी कहा कि भाई इस बारे में बात नहीं करूँगा, तो पता नहीं ट्रंप उसका कैसे क्या इस्तेमाल कर लें। तो दोनों बातें ऐसी हैं कि इस पर बड़ा ये ऐसी खबर है कि इसके बारे में कुछ भी करना मुश्किल है। लेकिन मेरा मानना ये है कि ये बात सही है कि ये इस तरह की बातचीत, ट्रेड डील की जो बातचीत होती है, पहले सारी चीज़ें तय हो जाती हैं जी। सारे जो आपके डेलीगेशंस हैं दोनों कंसर्न मिनिस्ट्रीज के, वो जब सारी निटी-ग्रिटी सारी चीज़ें तय कर लेते हैं, तब राष्ट्राध्यक्ष आते हैं बीच में, और फिर राष्ट्राध्यक्ष अगर उचित होता है तो वो उसको सहमति देते हैं, अनाउंस करते हैं, या संबंधित मंत्री अनाउंस करता है। तो टेलीफोन पर ट्रेड डील नहीं होती है, ये बात बिल्कुल सही। मोदी जी नहीं, कोई भी प्रधानमंत्री कम से कम भारत का, मोदी जी का तो है ही, वो तो कोई भी प्रधानमंत्री फोन पर ट्रेड डील की नहीं करेगा। वो सारी चीजें पहले तय हो जाती हैं। अब ट्रंप चले गए भागते हुए अलास्का, पुतिन को बुला लिया, हम लोग मान के चल रहे थे कि बैक चैनल पे कुछ हो गया होगा, सारी चीजें फाइनल हो गई होंगी, अब उस पर खाली अनाउंसमेंट होता है। लेकिन वहां क्या निकला? कुछ नहीं निकला। पुतिन ने अपना स्टैंड रूल क्लियर कर दिया। वहां तो अब ये खबर छप रही है कि उन्होंने यूक्रेन के साथ साथ अपनी एनर्जी डील की बात की रूस के साथ।
और हम तेल खरीदते हैं तो प्रॉब्लम है, आप एनर्जी डील कर रहे हो रूस के साथ। वो एनर्जी डील भी कर रहे हैं, वो गैस डील भी कर रहे हैं, वो चीन से भी सारी डील्स कर रहे हैं। भारत के साथ पता नहीं ट्रम्प साहब को क्या नाराजगी हो गई है कि वो इस तरह की बात कर रहे हैं। और ये बात सही है कि भारत तो अमेरिका के साथ खराब रिश्ते करने के बारे में सोचेगा भी नहीं। अब सर जब से ये खबर आई कल से, मैं जैसे अभी निरुपमा मेनन जी को देख रहा था, हमारी पूर्व विदेश सचिव जो हैं, पढ़ रहा था उनको, उन्होंने लिखा कि मैं इस खबर को लगभग उनका कहना यह था कि मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं, मतलब आई विल टेक इट विद अ ह्यूज डॉलप ऑफ सॉल्ट, जैसे कहते हैं ना, जो कहावत है। तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं हुआ होगा। लेकिन हमें भी लोग हम इमेजिन कर रहे हैं जैसे कि ट्रम्प फोन पकड़ के खड़े हैं हाथ में और वेट कर रहे हैं कि अब मोदी लाइन पे आएंगे, और मोदी जी आए नहीं। तो ऐसा तो नहीं होता होगा? ये ऐसा तो नहीं होता ही, हम ऐसे सोचते रहते हैं। नॉर्मली ऐसा नहीं होता। और कोई प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर के फ़ोन कॉल कोई मोबाइल पर ऐसे तो उठाकर बात नहीं करते, हाँ भाई क्या हो रहा है। हाँ, दिस इज नॉट द वे टू टॉक। वो एक सिस्टम के थ्रू बात होती है कि भाई प्रेसिडेंट ट्रम्प वुड लाइक टू स्पीक टू प्राइम मिनिस्टर, या जो भी है समय तय होता है कितने बजे बात होगी। क्योंकि हमेशा कोई, और एक तो हमारा टाइम डिफरेंस ही इतना है कि किसी को समझ में नहीं आ सकता। तो वो मुद्दा वो नहीं है। एक तो जैसे अभी हर्षवर्धन जी ने कहा ना कि हाई टाइम लो हमारे रिलेशन है, मैं उसको अभी वाली आपकी खबर के हिसाब से देख रहा हूँ कि एक बड़ा बोल्टर जो है ना इस ट्रेन के बीच में आ गया। ये जोड़िए आपकी खबर, है ना। तो वो उसको हटाना थोड़ा सा टफ काम है और उसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा, मुश्किल है। वो ये बात हो सकती है। फ़ोन का मतलब है कि वहाँ से अमेरिका से ये कोशिश की गई है भाई इस पर क्या नेगोशिएशन की, जब आज 27 तारीख हो रही है, तो ये भी होता है ना कि भाई एक बार और बात करके देख लेते हैं, शीर्ष स्तर पर बातचीत करें। और जो विनोद जी कह रहे हैं वो बात ठीक है कि पहले निटिग्रिटी लोअर लेवल पर होती है, लेकिन जब ऐसे कॉम्प्लेक्स इश्यूज हों तो टॉप लेवल पर एक बार बात हो जाए, अंडरस्टैंडिंग भी ठीक है, चलो ऐसा नहीं करते, उसको आगे बताया जाए कि अब इसको देख लो कि कैसे करना है। तो उलटा भी होता है जब आप ऐसे इशू पर पहुंच गए, निटिग्रिटी वाले से तो ऊपर आ गए ना। ट्रंप साहब ने जो तय कर दिया, अब वो प्राइम मिनिस्टर से बात करके बताए कि भाई अच्छा इतना नहीं करते, बताइए क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या आप आगे क्या देंगे, आगे क्या बढ़ सकते हैं। क्योंकि डील्स में तो यही होता है ना, डील्स में ये है कि डील्स में यदि आप सोचते हैं विन विन सिचुएशंस को डील कहते हैं। ये नहीं है कि आपने कह दिया कि वो फायदा हो गया, ये नहीं हुआ। और यदि प्रधानमंत्री जी को देखें, ये प्रेसिडेंट की, मतलब आपने जैसे उसको एनालाइज किया, विजुलाइज किया, एक्चुअली फोन को वैसा तो नहीं हुआ होगा, लेकिन जेडी वेंस का उदाहरण आप ध्यान रखिए कि जब वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस ने फ़ोन किया था तो 3-4 बार के बाद प्राइम मिनिस्टर ने खुद ने बताया था कि भाई मैं मीटिंग में था, अब वो जो भी जहाँ भी थी मीटिंग में, लेकिन 3-4 बार फ़ोन आया था और उसके बाद मैंने किया। तो हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टर ये देख, और यहाँ से पीएम ऑफिस से एक्सक्यूज कोई दिया हो, यदि ऐसी हुई है तो मुझे नहीं पता। लेकिन डिनाइल भी तो नहीं आया इस खबर के बाद। डिनाइल नहीं होता, दुनिया में खबर चल रही है। आप तो बिल्कुल ऐसे कांग्रेस के या विपक्ष के नेताओं की तरह से बात करते हैं। डिनाइल होता ही नहीं डिप्लोमेसी में। क्या डिनाइल, क्या कंफर्मेशन? डिनाइल नहीं है, वही कंफर्मेशन ऐसे समझ लें। और यदि बताइए ना, ऑपरेटिव पार्ट आप नहीं बता रहे ना। डिनाइल नहीं है मतलब कंफर्मेशन है। नहीं, लेकिन इसको दूसरी तरह से यदि कंफर्मेशन नहीं है तो डिनाइल ही है। एक चीज है सौरभ, आप तो फिर तो डिप्लोमेट आपको होना चाहिए था। और दूसरी तरह से कहें तो डिनाइल नहीं, तो मतलब चाहते हैं कि कंफर्मेशन। एक लाइन था कि अगर ये सही है खबर तो फिर इसका मुझे मान के चलिए कि हमारे जो रिश्ते हैं वो बहुत ही लो लेवल पे पहुंच गए। ठीक है। अच्छा, इसको कुछ लोगों ने ऐसे भी एनालाइज किया कि जैसे कल हमारे प्रोग्राम में आरती जी आई हुई थी शाम को, तो उन्होंने कहा कि भाई अगर ट्रंप वाकई इसमें कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे तो मतलब ट्रंप ने तो ईगो छोड़ी, तो भारत को भी बात कर लेनी चाहिए थी, मोदी जी को भी बात कर लेनी चाहिए थी। अब मैं फिर ये कह रहा हूं, ये सब बिल्कुल स्पेकुलेशन है, क्योंकि एक विदेशी अखबार की खबर है। बात सिर्फ इतनी है कि इसका खंडन नहीं हुआ, तो इसलिए हम लोग इसकी अभी चर्चा कर रहे हैं। लेकिन क्या इस वजह से ये नौबत आई कि आज ये 50% टैरिफ भारत के ऊपर लग गया? या ट्रंप ये काम क्या करते ही चाहे बातचीत हो भी जाती, हम ज्यादा नाराज हैं कि ट्रंप ज्यादा नाराज है, ये भी अभी जो है बात समझ में नहीं आ रही है। लेकिन सर ये सोचना कि मोदी जी एक बार फोन पे बात कर लेते तो इतना कॉम्प्लेक्स मसला जो है हल हो जाता, जब आज अमेरिकी आपको रूस यूक्रेन युद्ध का जिम्मेदार बता रहे हो, उस हद तक वो जा चुके हैं, तो आपका भी तो कुछ आत्मसम्मान है। निश्चित रूप से इसमें कोई दो राय नहीं कि भाई जिस तरीके से ट्रंप ने भारत के सरकार के साथ व्यवहार किया, और जो प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप के लिए व्यक्तिगत रूप से, मतलब सरकार ने जो मदद की व्यक्तिगत रूप से, प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से ट्रंप को सपोर्ट किया, उसके बाद ट्रंप का इस तरीके से भारत के साथ व्यवहार, मतलब चीन जो आपका दुश्मन है आप उसके साथ तो कर रहे हो, आप वहां के 1 लाख स्टूडेंट को अमेरिका में 6 लाख स्टूडेंट को अमेरिका में पढ़ने के लिए अनुमति दे रहे हो, कह रहे हो कि भाई अगर चाइना स्टूडेंट पढ़ने नहीं आएंगे तो यहाँ की यूनिवर्सिटी बंद हो जाएगी, और चीन पर आप इस तरीके से वीजा हमारा बंद हो रहा है। बिल्कुल।
और उस पर और उसके बाद इंडिया के ऊपर आप तमाम तरह के सैंक्शंस लगा रहे हो, 50% टैरिफ कर दिया है आपने, और H1 वीसा पे भी आप अभी विचार कर रहे हो। तो मुझे लग रहा है निश्चित से प्रधानमंत्री मोदी को उन्होंने फोन किया होगा बात करने के लिए कि भाई डेलीगेशन की जो बातचीत नहीं हो पा रही है, अगले 48 घंटे में या 72 घंटे में 25% का जो टैरिफ है वो आप पे इंपोज होने वाला है। तो क्या कुछ इस संदर्भ में आप विचार कर रहे हो? रशिया को लेकर आपने कुछ तय किया है क्या? तो मुझे लग रहा है कि वो जानना चाहते होंगे प्रधानमंत्री मोदी से, और हो सकता है प्रधानमंत्री मोदी ने कहा होगा कि ठीक है, अमेरिका को जो करना है वो अब कर ले, भारत अपने हिसाब से तय करेगा। भारत रूस से तेल खरीदना भी जारी रखेगा। भारत चीन से जो मीटिंग हो रही है, चाइना प्रधानमंत्री जा रहे हैं, उसके पहले जापान जा रहे हैं, जापान भी जाएंगे, चीन भी जाएंगे, रशिया से भी अभी विदेश मंत्री हमारी होकर आए, NSA होकर आए, तो 5% डिस्काउंट पर तेल दे रहे, तो हम वो भी खरीदेंगे। दो खबरें जोड़ी है इसमें। बिल्कुल, आज टैरिफ लागू हो रहा है, परसों प्राइम मिनिस्टर का अहमदाबाद से बयान आता है, परसों या कल, कि चाहे जितना दबाव पड़ जाए हमारे पर, परसों चाहे जितना दबाव आ जाए, मैं आपके हितों की रक्षा करूंगा। और कल रूस में भारत के राजदूत, रूस की जो एजेंसी है तास, उसको इंटरव्यू देते हैं, और सरकारी आदमी ऐसे ही नहीं इंटरव्यू दे सकता है। उन्होंने कल इंटरव्यू में साफ साफ कहा कि भारत को जहां सबसे अच्छी डील मिलेगी वो वहां से तेल खरीदेगा। बिल्कुल। और इसमें प्रधानमंत्री हर्षवर्धन श्रृंगला वाला भी जोड़िए, उन्होंने कहा है कि जो कुछ कर रहा है हम उसको देख रहे हैं, हमारे इतने देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गए हैं, हम ऑल्टरनेटिव मार्केट खोज रहे हैं, लेकिन हमारे अमेरिका से रिश्ते हैं वो महत्वपूर्ण रिश्ते हैं, करना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत पहले से तैयारी करके रखी थी, और प्रधानमंत्री मोदी आदमी को बहुत जल्दी पहचान जाते हैं, बहुत दूरदृष्टि है। वो ट्रंप को समझ गए थे कि जो चीन के साथ कर रहा है, रशिया के साथ कर रहा है, ये भारत के साथ इनका व्यवहार क्या होगा। मुझे लगता है प्रधानमंत्री मोदी ने अपना B और C प्लान बहुत अच्छे से तैयार करके रखा हुआ है, और इसलिए प्रधानमंत्री बहुत ज्यादा चिंता नहीं कर रहे। प्रधानमंत्री को मालूम है कि कुछ तकलीफ होगी, लेकिन हम 40 से 45 दिन में इससे ओवरकम हो जाएंगे। सर, जरा उस तकलीफ की बात कर लेते हैं। असर पड़ेगा, ऐसा ये कहना कि नहीं हमारे यहां कुछ नहीं होगा, ये बात गलत है। कितना असर पड़ेगा उसका एक अंदाजा अभी हम लोग लगा सकते हैं, वरना इंडस्ट्री के सारी इंडस्ट्री हमारी जो है अभी इसी कैलकुलेशन में लगी हुई है। मोटा मोटा गणित जो है सीधा सीधा वो मैं आपको बता देता हूं। 50% का टैक्स जो है वो हमारे किन प्रोडक्ट्स पर लगने जा रहा है? तो सबसे बड़ा जो इसके अंदर हेड है वो है टेक्सटाइल एंड अपैरल का। हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को सबसे ज्यादा झटका लग सकता है, जिसका यूएस को, अमेरिका को जो एक्सपोर्ट है वो $10.9 बिलियन का पिछले साल था, मतलब लगभग $11 बिलियन का। इसके अलावा श्रिम्प, मरीन फूड, ये $2.4 बिलियन का, इससे इन सब पर 50% टैक्स लगेगा। ऑर्गेनिक केमिकल्स 2.7 बिलियन का, हैंडीक्राफ्ट 1.6 बिलियन का, कारपेट 1.2 बिलियन का, फर्नीचर मैट्रेस 1.1 बिलियन, डायमंड एंड गोल्ड ज्वेलरी, इस पर भी $10 बिलियन का एक्सपोर्ट है हमारा अमेरिका को, इस पर ही 50% टैक्स लगेगा। मशीनरी पर 6.7 बिलियन का हमारा एक्सपोर्ट है, इस पर 50% टैक्स लगेगा। एग्रीकल्चर और प्रोसेस फूड पर $6 बिलियन पर 50% का टैक्स लगेगा। स्टील, एल्यूमिनियम, कॉपर 4.7 बिलियन है, इस पर ही 50% है। एग्जेम्प्ट कौन से हैं? हमारे जो गाड़ियां और उनके कुछ पार्ट जाते हैं, इनका $2.6 बिलियन का एक्सपोर्ट अमेरिका को होता है, लेकिन इस पर 25% टैक्स लगेगा। जिन उत्पादों पर टैक्स नहीं है अभी भी अमेरिका को जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, जीरो टैक्स है, उनमें आते हैं फार्मास्यूटिकल, जो सबसे बड़ा हेड है एक्चुअली हमारे एक्सपोर्ट का, वो है 12.7 बिलियन का। इस पर कोई टैक्स नहीं लगाया अमेरिका ने, क्योंकि उनको जरूरत है, ये भरपाई दुनिया में कोई और नहीं कर सकता। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स इंक्लूडिंग स्मार्टफोन्स, जो एप्पल यहां बन के वहां बिकता है, जो टिम कुक को धमकी दे रहे थे, तो वो भी जान रहे थे कि भाई ऐसे तो काम एकदम से तो नहीं होगा। एप्पल का फोन जो है यहां अगर 1 लाख रुपए का है, आप लगा दीजिए उस पर 50% टैक्स, 1.5 लाख रुपए का मिलेगा उन लोगों को, तो उनका कंज्यूमर चिल्लाएगा। वो भी एग्जेम्प्ट है इससे, और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स भी इससे एग्जेम्प्टेड है। अब इंडस्ट्री के कुछ स्टेटमेंट्स हमारे पास हैं, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। आप श्रृंगला जी की बात कर रहे थे, उनका बयान भी दिखाऊंगा। पहले देखिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जो इस पर एक रिएक्शन आया। Hopeful that we will find ways to conclude a satisfactory, mutually beneficial free trade agreement with the United States early rather than late, and that would certainly take us to the next step of 140 करोड़ की जनसंख्या वाले इस देश को वर्ल्ड की कोई भी कंट्री कोई भी टैरिफ अगर इम्प्लीमेंट करती है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब अमेरिका ने जो पूरा 50% का जो टैरिफ ऐड किया है, ये टैरिफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए कोई मायने नहीं रखता है। मायने इसीलिए नहीं रखता है क्योंकि इंडिया लगभग $40 बिलियन का टेक्सटाइल ट्रेड करता है वर्ल्ड वाइड, लगभग 220 कंट्रीज़ के अंदर, और अमेरिका का हिस्सा मात्र $2.44 बिलियन का है।
अब $2.44 बिलियन मतलब उसके हिसाब से 5-6% का ही बिजनेस इंडिया को मिलता है उनसे। तो वो 5-6% के बिजनेस के लिए इंडिया में क्या फ़र्क पड़ेगा? हाँ, ये ज़रूर है कि अमेरिका को इसका फ़र्क पड़ेगा। फ़र्क इसके लिए पड़ेगा क्योंकि टैरिफ उन्होंने उनकी पब्लिक के लिए लगाया है, वो वसूलेंगे, उनके पब्लिक से वसूलेंगे। तो ये आपने देखा, टेक्सटाइल इंडस्ट्री कह रही है हमको फर्क नहीं पड़ेगा, हमारा मार्केट जो है बड़ा डाइवर्स है, हम बहुत दुनिया में भी जाते हैं। और श्रृंगला साहब जो हमारे पूर्व विदेश सचिव हैं और अभी राज्यसभा के मेंबर बने हैं, उनका त्रिपाठी जी कहना यह है कि हमें नई मार्केट ढूंढनी होगी, लेकिन हमारी ऑस्ट्रेलिया, यूएई, यूके, इनके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, बाजार हमें मिल जाएगा। नहीं, निश्चित तौर पर देखिए, पहली बात तो ये कि ये तो कोई कह ही नहीं सकता है। $42 बिलियन का एक्सपोर्ट मार्केट है, दुनिया का सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट है, तो अमेरिकियों से ज़्यादा कोई खाता पीता पचाता नहीं है, तो उस बाजार को तो आदमी देखेगा ही। वो सुविधा भोगी लोग हैं, तो उनके उस मार्केट को हम छोड़ नहीं सकते। लेकिन हाँ, कितना बड़ा फर्क पड़ेगा, तो आप इसको यूं समझिए कि 100 का कारोबार है तो करीब 35 के कारोबार पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जैसे अभी जो दवा वाला बताया, तो ऐसे 35 वाले कारोबार तो फर्क पड़ना नहीं। बचा 60-65 का कारोबार, उस पर जो कारोबार का असर पड़ेगा उसमें अगर हम देखें तो लगभग ½ जीडीपी का फर्क पड़ेगा। लेकिन एक बात जरूरी समझिए, इकोनॉमिक्स का सीधा सा फॉर्मूला कहता है कि टैरिफ अपने देश को ठीक रखने के लिए किया जाता है। यानी हमारे देश में कुछ हमारा किसान है, हमारा उत्पादक है, उसकी चीजें ठीक बिके, बाहर वाला न बेच जाए। अब हम दूसरी दुनिया के लिए कर रहे हैं, यानी इकोनॉमिक्स के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है। अमेरिका जैसी कैपिटलिस्ट कंट्री कितने दिनों तक इसको बर्दाश्त करेगी, ये सवाल है। नहीं, ये आपने जो कहा, ये अखबारों में जो छप रहा है, अमेरिका के इकोनॉमिस्ट इस बात को कह रहे हैं कि ये जो टैरिफ पॉलिसी ट्रंप लेकर के आए हैं, इसका अंत में नुकसान अमेरिकन कंज्यूमर को ही होना है। ट्रंप ने भारत पर टैरिफ लगाने की बात कही, उसके बाद अप्रैल से जुलाई के महीने के बीच में भारत का कुल निर्यात में 3% का इजाफा हुआ। वहीं अमेरिकी निर्यात में 21.5% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। यानी अमेरिका के टैरिफ लगने से पहले ही हमारे कारोबारियों ने अपना जितना सामान वो पहुंचा सकते थे वो अमेरिका पहुंचा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई मौकों पर लाल किले से भी ये कह चुके हैं कि हम अपने किसानों के हित से समझौता नहीं करेंगे। उन्होंने बात परसों अलग अंदाज में कही। उन्होंने ये कहा कि अब आप जो भी खरीदें भारत में बना खरीदें, उसके पीछे निवेश कौन सा है इसकी परवाह हमें नहीं करनी है कि डॉलर है कि पाउंड है, बना भारत में होना चाहिए। और यही जवाब है, उन्होंने नाम तो नहीं लिया, लेकिन ट्रंप के टैरिफ का। और दुनिया अगर अपने हितों पर चलती है तो भारत भी अपना हित देखेगा, स्वदेशी पर चलेगा। मेरी स्वदेशी की व्याख्या बहुत सिंपल है, पैसा किसका लगता है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। वो डॉलर है, पाउंड है, वो करेंसी काली है, गोरी है, मुझे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो प्रोडक्शन है उसमें पसीना मेरे देशवासियों का होगा। पैसा किसी का, पसीना हमारा। अब इस पर मैं आपको कांग्रेस पार्टी का रिएक्शन दिखाता हूं, फिर बात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वदेशी, लोकल फॉर वोकल की बात की तो कांग्रेस ने तंज कसा। कांग्रेस पार्टी के नेता पवन खेड़ा ने कहा कि सरकार की पॉलिसी ने भारत के छोटे उद्योग को, एमएसएमई सेक्टर को पहले ही बर्बाद कर दिया है। जीएसटी लगा करके, डिमोनेटाइजेशन करके, गलत नीतियों की वजह से। अब मोदी जी चाहते हैं कि हम स्वदेशी खरीदें, लेकिन खरीदें कहां से? भारत की इंडस्ट्री बर्बाद हो गई है, भारत में उत्पादन हो कहां रहा है? People buy made in India products when you've destroyed the MSME sector completely. Where there is no manufacturing, you ask us to buy Indian stuff. You destroyed it. Your demonetization destroyed it. Your GST destroyed it. Your policies destroyed it. You expect us to buy things that don't exist? भाई साहब, प्रधानमंत्री कह रहे हैं स्वदेशी खरीदो, वो कह रहे हैं स्वदेश में बनता क्या है? देखिए कितना नकारात्मक एटीट्यूड कांग्रेस पार्टी का हर समय रहता है। जब ट्रंप कहते हैं कि भारत की इकोनॉमी डेड हो गई है, राहुल गांधी तुरंत कह देते हैं कि भारत की इकोनॉमी डेड हो गई है। आज जब प्रधानमंत्री मोदी जिक्र कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से इस बात का जिक्र किया, प्रधानमंत्री मोदी ने अपने गुजरात दौरे में इस बात का जिक्र किया कि भाई स्वदेशी अपनाइए, स्वदेश में बने हुए प्रोडक्ट आप लीजिए इस त्यौहार पे। और दुकानदारों से आह्वान किया है कि वो अपनी दुकानों के बाहर बोर्ड लगाए कि यहाँ पर स्वदेशी का सामान उपलब्ध है।
तो प्रधानमंत्री मोदी छोटे छोटे उद्योगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं जब वो देख रहे हैं कि अमेरिका जिस तरीके से व्यवहार कर रहा है, और उसका जवाब यही हो सकता है कि 140 करोड़ की भारतीय जनसंख्या जो देशवासी है वो अपने देश में खरीदा हुआ सामान खरीदे। हो सकता है किसी क्वालिटी में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़े आपको, लेकिन अगर इस समय आप राष्ट्र भावना से अगर देश के बने प्रोडक्ट खरीदेंगे तो जो ट्रम्प का टैरिफ का असर भारत पर पड़ने वाला है उससे हम निकल जाएंगे। और आने वाले समय में भारत, जो प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि आत्मनिर्भर बनने के लिए आपको दूसरे देशों पर निर्भरता कम करनी होगी, दूसरे कंपनियों पर निर्भरता लगभग खत्म करनी होगी, तो मुझे लग रहा है कि प्रधानमंत्री का जो आह्वान है तो कांग्रेस को भी इस बात का समर्थन करना चाहिए कि भाई स्वदेशी अपनाइए। महात्मा गांधी तो स्वदेशी की बात करती थी ना, कांग्रेस तो महात्मा गांधी को मानती है, प्रधानमंत्री हमेशा स्वदेशी की बात की, और संघ भी स्वदेशी की बात कर रहा है। संघ ने बड़ी अच्छी बात है। वो जो कांग्रेस पार्टी कह रही है वो कह रहे हैं कि हम आपको देश की वास्तविकता बता रहे हैं। अब ये नकारात्मकता फैला रहे हैं या वास्तविकता बता रहे हैं? विपक्षी दल है वो अपने हिसाब से अपनी बात करेगा, क्योंकि उन्होंने जीएसटी का विरोध किया, उन्होंने नोटबंदी का विरोध किया, उन्होंने और जो सरकार की तमाम नीतियां उनका विरोध किया। तो उस हिसाब से उनका कहना है कि भाई जो हमारे स्वदेशी ब्रांड थे वो आज बचे ही नहीं हैं, और जब बचे नहीं हैं तो कहाँ से खरीदें, एक सवाल खड़ा कर रहे हैं। लेकिन एक बात बताऊँ आपको, मैं ये नहीं कहूँगा कि खाली इस 11 साल की सरकार में, पिछले 20 साल 25 साल का आप देखिए इतिहास, तो जो स्वदेशी ब्रांड थे तमाम से, आज टेलीविज़न में कोई स्वदेशी ब्रांड बचा है क्या? पहले ओनिडा, वेस्टर्न, टेलीविस्टा, टेक्सला, तमाम स्वदेशी ब्रांड थे। आज सैमसंग है, आपका क्या कहते हैं एलजी है, सोनी है, ये है। आप एसी में देख लीजिए, आप फ्रिज में देख लीजिए, होम अप्लायंस में देख लीजिए। और ये खाली इसी सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ मैं 11 साल की, ये स्वदेशी ब्रांड लगातार किल हुए जैसे जैसे लिबरलाइजेशन का ओपन हुआ मामला। जो राजकोट की इंडस्ट्री थी, इंजीनियरिंग इंडस्ट्री थी, आज वो बिल्कुल डेड है। आप देख लीजिए जो आपका तमाम सारे जो देसी ये उद्योग थे उनके, हाँ टेक्सटाइल में भी स्वदेशी ब्रांड बचे हुए हैं। कोल्ड ड्रिंक में आप देख लीजिए, एक ज़माने में अब वो थम्सअप भी पेप्सी ने ले लिया, आपके जो ब्रांड था सारे कोका कोला और पेप्सी सब विदेशी ब्रांड है, कोई देसी ब्रांड कहाँ है? तो ये समस्या तो है। हालांकि वो जो उन्होंने कहा ना, मेरी स्वदेशी की परिभाषा अलग है, बिल्कुल डिफरेंट है। तो उन्होंने कहा भाई जैसा आप ब्रांड कह रहे हैं, हाँ। ब्रांड कोई भी हो, बना भारत में हो। मेरे हाथ में ये फोन है, मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया का यही फर्क है ना। ये फोन एप्पल का है, लेकिन बना भारत में। मेड इन इंडिया जो है वो भारत द्वारा निर्मित, और मेक इन इंडिया भारत में निर्मित, तो ये फर्क तो है। अब जैसे बाबा रामदेव स्वदेशी करे, तो एक बार आए तो उस गाड़ी से आए BMW से, तो किसी ने उनसे पूछा कि ये जो है यार तो विदेशी है, बोले बनी तो भारत में है। तो पिछले वाले ने कहा कि कोलगेट भी तो भारत में बनता है, तो आपसे विरोध क्यों करते हो? तो हर चीज के तर्क है। लेकिन मैं प्रधानमंत्री की इस अपील से सहमत हूं कि इस वक्त हमको जो है देश के साथ खड़ा होना चाहिए, और जो देश में बन रहा है सामान उसका उपयोग करना। सर वैसे ऐसा भी नहीं है कि अब हम स्वदेशी की बात कर रहे हैं तो हम बॉयकॉट कर रहे हैं जैसे किसी का। अभी देखिए ये दोनों देशों के बीच में एक तो कल 2+2 डायलॉग का आपने देखा, MEA ने हमारी जो है उसका रीड आउट वो प्रेस रिलीज जारी की। मतलब विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के हमारे 2 प्रतिनिधि, 2 अमेरिकी प्रतिनिधि, इनके बीच में डायलॉग 2+2 डायलॉग कहलाता है, वो भी हो रहा है। और साथ साथ भारत ने अमेरिकी कंपनी GE के साथ एक बहुत बड़ी डील करने का ऐलान किया है। $1 बिलियन की डील होगी। GE कंपनी भारत के तेजस फाइटर जेट के लिए इंजन बनाएगी। इस डील के जरिए GE भारत को 113 इंजन देगी। भारतीय एयरफोर्स ने MiG-21 को रिटायर कर दिया है, एक बड़ा बेड़ा जो है वो हट रहा है। इसकी जगह LCA Mark 1 और 2 ये फाइटर जेट लेंगे, जिसके इंजन अमेरिकी कंपनी GE बनाएगी। वहां कोई दिक्कत नहीं है हमें। नहीं ना, देखिए एक बात है, हम लोग जब लोग बात करते हैं ना, इसलिए मैं अभी थोड़ा सा हैरान होता है कि हम लोग दुश्मन शब्द, एक तो डिप्लोमेसी में दुश्मन शब्द कोई है नहीं, तो ही नहीं, दुश्मन कोई नहीं होता। आइस ब्रेक करनी है, आइस है, केवल इतना सा फर्क है। तो आइस तो कभी ना कभी पिघल ही जाती है ना। वो बोल्डर गाड़ी के आगे खड़ा हुआ है, तो हटाना पड़ेगा। तो इसलिए दुश्मन वाला कोई सिस्टम नहीं होता। और स्वदेशी का जो फंडा है, जो ये मेरे को इसमें कोई बहुत अननेचुरल नहीं लग रहा, ऐसे ही चलता है देशों में काम की। आपने बिल्कुल कुट्टी कर ली, वो तो अभी विदेश मंत्री जी ने कहा ही था कि कुट्टी नहीं है, नहीं हुई है। तो वो अलग अलग फील्ड में अलग अलग चीज़ों पर काम होता है, ऐसे तो रुक ही जाएगा ना। इसलिए मैंने कहा कि दुश्मन का कॉन्सेप्ट डिप्लोमेसी में या 2 देशों के संबंधों में नहीं होता। ऐसा हो तो फिर पुतिन और वो क्यों मिलेंगे, या पुतिन और जेलेंस्की कैसे बात करेंगे? यदि हम दुश्मन करके तय कर लेंगे तो फिर तो रिवॉल्वर गोली मार ही देंगे ना। ऐसा नहीं है, वो सब चल रहा होता है। स्वदेशी का भी यही है कि आपका किस वक्त पे क्या काम करना चाहते हैं। एक ज़माना था कि स्वदेशी जागरण मंच होता था, अब भी है वैसे, तो वो तो FDI के खिलाफ था,
उसने तो वाजपेयी सरकार गिरवा दी थी, लेकिन अब उसके बाद हम बदल गए हैं। अब हमने कहा कि एफडीआई को, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भारत में निर्मित, उसमें इंपॉर्टेंट है, तो वो क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट फ्रेंडली हो गया, लेकिन कंपनी फ्रेंडली नहीं हुआ। वो आपका जो बिजनेसमैन है, एंटरप्रेन्योर है, उसके फायदे का इस तरह से हो सकता है कि वो खड़ा कर रहा है बिजनेस, लेकिन वो मेक इन इंडिया नहीं है, लेकिन वो बिजनेस को खड़ा करने में मदद। अब क्या होगा, एमएसएमई में हमने एफडीआई को लागू कर दिया, कुछ जगह पे 24% है, कुछ पे 40-50% हो गया। थोड़े दिनों में वो एमएसएमई विदेशी हो जाएंगी ना। ठीक है। अब चाइना को ही देख लिए, चाइना से अभी तक हम उतनी की उतनी दुश्मन हम लोग कह रहे थे, लाल आंखें हो रही हैं, अब आज हम उनके साथ जा रहे हैं ना, तो देशों के साथ रिश्तों में कब क्या जरूरत है उस पर चलना होता है। वाले गणेश जी के लिए उसको कभी बदलना पड़ता है, कभी आगे चलना पड़ता है। इस पर क्या कहना है आपका? कांग्रेस का जो आरोप है कि भारत में वो अब मैन्युफैक्चरिंग होती नहीं, और सबने जो बताया कि भाई ब्रांड तो विदेशी है। तेजस के लिए अभी हमने कहा था कि हम यहीं बनाएंगे, इंडिजिनस बनाएंगे। हाँ, बाकी सब बना रहे हैं, इंजन नहीं बना। इंजन के लिए कहा था कि बनाएंगे तेजस। नहीं, एक तो ये कि मतलब अगर ये सब विदेशी है तो टाटा का वोल्टास किसका है, टाटा की गाड़ियाँ किसकी है, रेंज रोवर किसकी है, महिंद्रा की सारी रेंज किसकी है, टीवीएस किसकी है, बजाज किसका है, नाम गिनाते मैं थक जाऊंगा और भारतीय कंपनियों का नाम नहीं खत्म होगा। लेकिन जब हम ग्लोबल मार्केट की तरह बिहेव करते हैं तो उसमें सारे ब्रांड होते हैं, ऑप्शंस होते हैं। हम तो BYD की भी कार रखते हैं, यहाँ भी 2-4 खुल गए, अगर वो अच्छा करेगा तो टेस्ला से आगे जाएगा, टेस्ला भी होगा। ये हमारे बाजार की ताकत है। अभी जिक्र किया विनोद जी ने राजकोट की इंजीनियरिंग का। संयोगवश राजकोट का इंजीनियरिंग मार्केट पिछले 10 सालों में शानदार ग्रोथ के साथ आगे बढ़ा है। 3000 स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज वहां काम करते हैं। अभी मैं क्यों जानता हूं, क्योंकि 2007 में मैं पहली बार राजकोट इंडस्ट्रियल एरिया में गया था, गुजरात का चुनाव कवर करते। उसके बाद मेरे वहां ढेर सारे वहां के जो अभी भी उद्योगपति लोग हैं उनसे संबंध है। क्या काम करते हैं? ऑटो कंपोनेंट, एग्रीकल्चर मशीनरी, डीजल इंजन पार्ट। और अभी कल ही तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे ना, वो दृश्य उसको चलाना चाहिए जहां मारुति के यार्ड में कारें खड़ी हुई हैं। कहां बन रहा है? सब मैन्युफैक्चरिंग नहीं है तो कहां है? और कांग्रेस कह रही है कि हम कुछ बनाते नहीं, हम बनाते नहीं। तो भैया ट्रंप क्यों पगलाए हुए हैं? किस पे वो टैरिफ किस पे लगा रहे हैं? यहां जो बन रहा है वही जाने के लिए तो टैरिफ लगा रहे हैं। तो कांग्रेस को ये तो सामान्य बुद्धि नहीं, या उनको कुछ भी बोल देना है, पवन खेड़ा जी को कुछ भी बोल देना है। हमारे देश की एमएसएमई इस वक्त सबसे स्ट्रांग ग्रोथ अपनी वो रजिस्टर कर रही, सबसे स्ट्रांग ग्रोथ। इनको आंकड़ा कौन सा याद है? इनको आंकड़ा याद रहता है जब 27 पॉइंट समथिंग वो डाउन चला गया था कोविड के समय में, वही याद रहता है, अरे एमएसएमई बंद हो गया। एमएसएमई बंद नहीं हुई है, सबसे अच्छी ग्रोथ पे इंडस्ट्री हमारी चल रही है। तो ये जो आंकड़ा है वो दुरुस्त करना है। एक जो मारुति की बात की, तब मारुति का तो लोगो भी हट गया है, तो सुजुकी का लोगो है उसमें, बन रही है इंडिया में, लेकिन वो जापानी कंपनी। नहीं सर, ये ठीक बात है, हमारी कंपनी है, हमारी टाटा भी है, फिर महिंद्रा है, बट लेकिन मारुति। अगली खबर, एक लाइन बता दूं मैं एमएसएमई पर, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात मैं देख रहा था। ये भारत सरकार का उद्यम पोर्टल है जो एमएसएमई पर काम करता है। उसने लिखा नवंबर 20 से 24 के बीच में, एज ऑफ नवंबर 15 2024, 61,469 एमएसएमई वर रिपोर्टेड क्लोज्ड। ओके, उसमें 60,909, 60,909 माइक्रो यूनिट्स, 500 स्मॉल यूनिट, 53 ठीक है मीडियम न्यू यूनिट का भी डेटा 61,000 एमएसएमई बंद हुआ, आपने बताया। ये आधा ये कह रहे हैं कि नई भी खुली होंगी न्यू रजिस्टर यूनिट। चलिए सर, अभी फिलहाल आप जरा जैसे ही मामला है, 65 लाख बाहर हुए और कुछ नहीं। ट्रम्प से तेजस्वी पर आते हैं, तेजस्वी राहुल पे आते हैं। बिहार की बात आपको करते उनको समझना और मुश्किल है। बहुत इंटरेस्टिंग मामला चल रहा है इस वक्त बिहार के अंदर। राहुल गांधी के मिशन बिहार अपने आप कह सकते हैं हम अंतिम पड़ाव में, अंतिम दौर में है। इंडिया गठबंधन ने राहुल गांधी की यात्रा को पूरी तरीके से कामयाब बनाने में पूरी ताकत झोंक रखी है। उनकी यात्रा दरभंगा से मुजफ्फरपुर की तरफ बढ़ रही है। उनके साथ प्रियंका गांधी कल से मौजूद हैं। अब तो एक मोटरसाइकिल पर दोनों भाई बहन वो नजर भी आए। राहुल गांधी जी की तस्वीर पहले भी आई थी बुलेट मोटरसाइकिल चलाते हुए। अब प्रियंका जी उनकी पिलियन राइडर हो गई, वो पीछे बैठी हुई हैं। अच्छा है कि दोनों ने हेलमेट लगाए हैं, ये अच्छा संदेश वो दे रहे हैं। इसके अलावा तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन भी आज राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा में शामिल हुए और वो सीधे दरभंगा में राहुल गांधी की इस यात्रा में पहुंचे। स्टालिन के अलावा आज डीएमके की सांसद कनिमोझी भी राहुल गांधी की यात्रा में शिरकत करने के लिए पहुंची हैं। ये भी भाई बहन है ना सर? दोनों भाई, दोनों, ये भी दोनों भाई बहन।
तो दो भाई बहनों की जोड़ी आप कह सकते हैं इस वक्त बिहार के अंदर जो है वो इस वक्त दिखाई दे रही भारती भी हो गई जोड़ी दिखे तो क्या, अभी तो ये दो भाई बहनों की जोड़ी दिख रही है। और आप रेवंत रेड्डी आए थे तो हंगामा हुआ बिहार में, कंट्रोवर्सी हुई। अब स्टालिन आए तो और बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई, इसकी बात मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले आपको प्रियंका गांधी का मैं कल का भाषण का एक हिस्सा दिखाना चाहता हूं, जिसमें उन्होंने ठीक राहुल गांधी की तरीके से नारे लगवाए, वोट चोर गद्दी छोड़। ये आपकी पहचान है, आपकी नागरिकता का आधार है। अगर ये चोरी करने देंगे तो आपकी पहचान ही नहीं रहेगी। जितनी स्कीमें हैं, अगर कल को आपदा आ गई, बाढ़ आ गई, आपको बीमा नहीं मिल पाएगा। जितनी स्कीमें हैं आपको मिल नहीं पाएंगी, रोजगार आपको मिल नहीं पाएंगे, क्योंकि आपकी पहचान ही नहीं होगी, आपकी नागरिकता ही नहीं होगी। तो आप सावधान हो जाइए, आज मैं ये कह रही हूं आपसे, आप सावधान हो जाइए, अपने अधिकार की चोरी मत होने दीजिए। जोर से मेरे साथ बोलिए, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। जय हिंद। अच्छा, इसके अलावा प्रियंका गांधी ने पिछले लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री के भाषण का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ये कह रहे थे कि कांग्रेस वाले जो है आपकी भैंस चुरा ले जाएंगे। प्रधानमंत्री ने ऐसा कहा था कि ये लोग तो भैंस ले जाएंगे, आपके जानवर, आपका जो लाइफ स्टॉक है वो उसको ले जाएंगे, आपका गहना ले जाएंगे और बांट देंगे कुछ लोगों के अंदर, अपने वोट बैंक जिनका उनके अंदर। तो प्रियंका ने कहा कि ये भैंस चुराने की बात करते थे, नहीं मालूम था ये तो खुद आपका वोट चुरा लेंगे। मोदी जी ने लोकसभा के चुनाव में क्या कहा था, याद है? मोदी जी ने लोकसभा के चुनाव में कहा था कि देशवासियों सावधान हो जाओ, ये कांग्रेस वाले तुम्हारी भैंस चुरा देंगे। कहा था कि नहीं? अरे हमें क्या पता था, ये तो वोट चुरा रहे थे। भैंस छोड़ो, ये तो आपकी वोट चुरा ले। तो प्रियंका जी बिल्कुल अपने भाई राहुल गांधी की तर्ज पर जो है वो प्रचार में जुटी हुई जो है दिखाई दे रही हैं कल। लेकिन बीजेपी वालों ने कल कहा था इस पर कि कोई आ जाए कोई फर्क पड़ता नहीं, चाहे जितने विपक्ष के नेता हैं उनको यहां बुला लें, बिहार में राहुल गांधी की यात्रा का कोई असर जो है वो नहीं होने जा रहा। लेकिन प्रियंका गांधी का बात करने का एक तरीका अपने भाई से कुछ अलग है। त्रिपाठी जी बोलिए। नहीं, बिल्कुल मुझे लगता है कि जब उस तरह से कहते हैं तो प्रियंका गांधी को शायद ज़्यादा प्रभावी तौर पर देखा जाता है। चुनावी वोट में कभी उसका प्रभाव पड़ा हो वो नहीं दिखा है। वो इसलिए नहीं दिखा है क्योंकि जब वो प्रभारी थी तो उन्हीं की अगुवाई में वो कॉन्स्टिट्यूंसी वो देखती थी और राहुल गांधी चुनाव हार गए थे। तो ये लोगों को ध्यान में रहे कि मतलब वोट के तौर पर प्रियंका कहीं असरकारक है तो नहीं है। 2 सीट जीता करती थी कांग्रेस, 1 सीट रह गई। तो अब यहां पर कितना ऐड करेंगी वो इससे ज्यादा है कि क्या सब एक साथ दिख रहे हैं। मुझे लगता है बस इतने पर ही रोक देना चाहिए कि सब एक साथ दिख रहे हैं, गाड़ी में घूम रहे हैं, थोड़ा अच्छा लग रहा है कि, लेकिन फिर हमको कर्नाटक याद आ जाता है। एक ही मंच पे सबने हाथ उठाया था, सोनिया जी भी गई थी वहां, तो उसका क्या परिणाम निकला, उसमें तो मायावती जी भी आ गई थी। फिर हमें याद आ जाता है ये जून वाला पटना, वहां भी सब एक साथ बैठक किए थे। फिर बेंगलुरु गए थे, बंबई गए थे। तो इसका क्या जमीन पर असर पड़ेगा क्या, वो होता हुआ नहीं दिखता। और मैं फिर कह रहा हूं, अगर स्टालिन, रेवंत रेड्डी इस तरह से आकर वहां प्रचार कर रहे हैं तो उसका लाभ मिल रहा है या बिहारियों को उनका दर्द याद आएगा। चन्नी जी आ गए तो और बढ़िया हो जाए और शक्ति सिंह गोहिल आ जाए तो और बढ़िया हो जाए, तो फिर तो पूरा आनंद हो जाएगा ना। जिन्होंने बिहारियों को गाली दी है वो सब आके यहाँ नहीं। ये तो अब जेडीयू बीजेपी ने इसको बड़ा मुद्दा बनाया। अभी जैसे स्टालिन आपको दिखाई दे रहे हैं, अब इनके बेटे ने तो सनातन के खिलाफ बहुत कुछ कहा हुआ है, उदयनिधि ने। अन्नामलाई जो तमिलनाडु में बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक वीडियो डाला है, कंपाइलेशन है बेसिकली वो, कि डीएमके के किस किस नेता ने समेत स्टालिन हिंदी भाषियों के लिए या उत्तर भारतीयों के लिए क्या क्या कहा है। कि इन्होंने बिहारी और नॉर्थ इंडियंस के लिए कहा था कि ये तो पान खा के कहीं भी थूक देते हैं, गंदगी फैलाते हैं। हिंदी भाषियों के लिए इन्होंने कहा था कि ये तो केवल मजदूरी करने के लिए आते हैं, पिछड़े हैं, बेवकूफ़ हैं। इस किस्म उन्होंने बाकायदा एक कंपाइलेशन डाली है और उन्होंने कहा कि अच्छा होगा कि राहुल गांधी के साथ स्टालिन साहब जब मंच पर हों तो वो ये सारी बातें जो हैं वो उसको रिपीट कर दें। इसमें उन्होंने ये भी कहा था एक बार कि भाई
हमारा सुंदर पिचाई देखिए, वो अंग्रेजी बोलते बोलते गूगल का सीईओ बन गया, गूगल का टॉप बॉस बन गया। हिंदी बोल करके इन लोगों को क्या मिला सिवाय मिस्त्री बन के? वो तो द्रविड़ राजनीति का मुद्दा पुराना है। स्टालिन के पिताजी भी इसी भाषा में बात करते थे, और उनके जो अन्नादुराई साहब थे वो पूरा नॉर्थ के और जो हिंदी का वर्चस्व है उसकी लड़ाई लगातार डीएमके और एआईडीएमके दोनों जब एक पार्टी थे तब लड़ते रहे। तो उनकी पुरानी राजनीति कोई नई बात नहीं है। लेकिन अन्नामलाई जी इसमें एक बाइट डालना भूल गए। 2015 में भी किसी ने बिहार के डीएनए पे सवाल उठाया था। 2015 में विधानसभा का चुनाव हो रहा था ना, फिर 1 करोड़ डीएनए के सैंपल भेजे गए थे दिल्ली, नीतीश कुमार जी ने भेजे। लेकिन बिहार के डीएनए पर नहीं, डीएनए तभी तो उन्होंने बिहार के डीएनए भेजे थे। उन्होंने नीतीश जी पर ही सवाल उठाया। उन्होंने कहा था, सुनिए, नीतीश अगर बिहार के डीएनए का कहीं हो तो संभव ही नहीं है। मुझे याद है वो। सर सुन तो लीजिए। अच्छा, मैं कहता हूँ फैक्ट चेक करा। नहीं फैक्ट आप बोलिए, फिर आप भाई संदर्भ जुड़ता है ना। उन्होंने नीतीश कुमार का की आलोचना करते हुए कहा कि इनका डीएनए ही कैसा है, क्या है, इनके डीएनए में कोई खराबी है। उसके जवाब में नीतीश कुमार ने 1 करोड़ बालों के नाखून के सैंपल जो है भेजे थे। तो उन्होंने बिहार में सर कि उन्होंने नीतीश कुमार को कहा, बिहारियों को नहीं कहा। नहीं, अब नीतीश कुमार शायद बिहारी है नहीं, नीतीश कुमार बाहर के हैं। नीतीश कुमार बिहारी नहीं, नीतीश कुमार तो शायद आंध्र प्रदेश के हैं। अरे भाई ये तो सवाल ये नहीं है। अब आपकी व्याख्या अपनी है। नीतीश कुमार ने उसको बिहार का मुद्दा बनाया था। सर कोई आदमी ये कह रहा है कि हिंदी बोलने वाले सिर्फ मिस्त्री और बीमारी फैलाने वाले होते हैं। बहुत फर्क है। और एक आदमी कह रहा है नीतीश कुमार के डीएनए में क्या है। नहीं, जब संदर्भ नीतीश कुमार ने क्या कहा उसको लिया था। नीतीश कुमार ने उसको किस रूप में लिया था? नीतीश कुमार ने खाली अपना सैंपल थोड़ी भेजा था। नीतीश कुमार ने तो 1 करोड़ सैंपल भेजे थे। तो मुद्दा तो बना था ना वो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ। सवाल ये फिर जो है, ये राजनीति में कब कौन किसके डीएनए और किसकी, महाराष्ट्र में अभी कल ही बात हुई थी। बात अभी हर चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं कि इसको एनडीए मुद्दा बना रहा है कि जिन जिन लोगों को लाओगे नुकसान ही कराओगे। बनाना चाहिए मुद्दा, एनडीए को बिल्कुल बनाना चाहिए। एनडीए को मुद्दा मिला बनाना चाहिए। राजनीति में मुद्दे बनते ही हैं। लेकिन अगर नहीं आएंगे तो फिर अच्छा एक सेकंड, मध्य प्रदेश में जब चुनाव हो रहे थे विधानसभा के तो कमलनाथ रैली कैंसिल करा दी स्टालिन की। क्यों? कि सनातन ने बोले थे। तो क्या कांग्रेस जीत गई मध्य प्रदेश? अगर आ जाते स्टालिन तो और कांग्रेस का यही नतीजा होता तो एक आ जाता है स्टालिन आ गए तो इससे कोई गारंटी हार गारंटी हो गई राहुल गांधी? नहीं, वही मैं कह रहा हूँ कि नहीं बुलाया कमलनाथ ने। वो रैली, घोषित रैली कैंसिल करा दी भोपाल में। और उसके बाद क्या हुआ? 65 सीट पे अटक गए। अरे एक बार गिरिराज सिंह जी ने इस पर, जो सेंट्रल मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी रिएक्शन दिया है। सर मैं आता हूँ, सुनिए जरा। जिस ढंग से बिहार में बिहार को गाली देने वालों को, हिंदुओं को गाली देने वालों को, स्टालिन को और तेलंगाना के मुख्यमंत्री को जमा कर रहे हैं, या तो आप माफी मांगिए, नहीं तो इसका खामियाजा आने वाले चुनाव में भुगतना पड़ेगा। बोलिए समीर जी, कोई फर्क पड़ता है क्या? अभी तो रेवंत रेड्डी आए, अब ये आए, अभी और आएंगे। देखिए इनके चन्नी भी आए, इनके आने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और जिस तरीके से लगातार स्टालिन और स्टालिन के बेटे ने जिस तरीके से जो बयान दिए थे, सनातन को लेकर दिए, बिहारी को लेकर स्पेसिफिकली जो बयान दिए थे, वह बिहार की जनता भूलेगी नहीं कि भाई ये किस काम से या बिहार के लोग यहाँ पर आते हैं। उत्तर भारतीय, बेसिकली उन्हें उत्तर भारतीय का भी जिक्र किया था, जिसमें उत्तर प्रदेश भी है और बिहार भी। और राहुल गांधी को देखिए, कल राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी के लिए कहा, मोदी टाइप के लोग तिरंगा का सम्मान नहीं करते हैं, ये दिखावे के लिए खड़े हो जाते हैं। अब प्रधानमंत्री के लिए आप ये बोल दो कि मोदी टाइप के लोग तिरंगे का सम्मान नहीं करते, दिखावे के लिए राष्ट्रीय गान पे खड़े हो जाते हैं। इस तरह के शब्द क्या राहुल गांधी विपक्ष के नेता को शोभा देते कि प्रधानमंत्री कब दिखावे के लिए खड़े हुए, कब प्रधानमंत्री मोदी ने तिरंगे का अपमान किया? राहुल गांधी को भी बताना चाहिए। अब प्रियंका गांधी राहुल गांधी के साथ है, ममता बनर्जी का भी जाने का वहाँ काम कर रहा है। उद्धव ठाकरे ने फिलहाल अभी मना कर दिया जाने के लिए कि अभी गणपति बैठे हुए, उन्होंने कहा अभी गणपति बैठे हैं, गणेशोत्सव चल रहा है, तो मेरा ज़्यादा महत्वपूर्ण महाराष्ट्र में रहना है, दर्शन करने जाना है। अभी उनको लाल बाग के गणपति के दर्शन करने तमाम जगह जाएंगे। आज तो राज ठाकरे भी उद्धव के यहाँ जा रहे हैं। तो फिलहाल उन्होंने बिहार जाने से कन्नी काट ली है। इसका मतलब यह कि अगर उद्धव ठाकरे नहीं जाते तो लगभग तय है कि उद्धव ठाकरे राज ठाकरे के साथ मिलकर महाराष्ट्र के अंदर बीएमसी लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि उद्धव ठाकरे का बिहार आना तो वाकई इंटरेस्टिंग है। नहीं, लेकिन उन्होंने तो बोल दिया कुछ होता अगर वो आएंगे तो। पटना रैली के लिए बुलाया था 1 सितंबर के लिए, तो उद्धव ठाकरे ने भी ये संदेश भेजा है कि भाई अभी गणपति जी विराजमान है महाराष्ट्र के अंदर और मुझे अभी महाराष्ट्र के अंदर मेरी व्यवस्था, तो मैं शायद नहीं आ पाऊंगा। अब वो किसी प्रतिनिधि को भेजे, वो बात अलग है। नहीं, संजय राउत तो परमानेंट प्रतिनिधि है उनके, तो आई जाएंगे। सर एक ब्रेक का समय हो गया, लेकिन एक लाइन बोल दो, सिर्फ एक लाइन। प्रधानमंत्री ने शब्दशः कहा था
कि नीतीश जी के डीएनए में कुछ समस्या दिखती है, क्योंकि आम तौर पर पॉलिटिकल राइवल्स के खिलाफ इस तरह की भाषा उपयोग नहीं की जा सकती। आइए अब बात करते हैं जरा संघ की। हमारे बीच में से अभी मजाक चल रहा था कि 2 स्वयंसेवक, एक आलोचक और एक समीक्षक संघ के, वो यहाँ पर है। अब आपकी ऊपर, आपकी श्रद्धा पर आप किसको, इनमें से कौन सी उपाधि किसको देना चाहते हैं, वैसे सब जानते हैं लेकिन ये बात हम क्यों कर रहे हैं? संघ प्रमुख 3 दिन के लिए दिल्ली में हैं और विज्ञान भवन में उनकी एक व्याख्यान माला चल रही है। मतलब वो 3 दिन तक समाज के अलग अलग लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। उसमें मीडिया के लोग भी हैं, ब्यूरोक्रेसी के भी लोग होंगे, आम लोग भी होंगे, अलग धर्मों के लोग भी होंगे, स्टूडेंट्स भी होंगे, फिल्म स्टार्स भी हैं, एम्बेसीज के लोग भी हैं। तो अलग अलग लोगों से मुलाकात करके बेसिकली ये बताना कि हम हैं क्या, मतलब संघ क्या है, हमारी धारणाएं क्या हैं, हिंदू राष्ट्र को लेकर के हम जो बात कहते हैं उसका मतलब क्या है, हम मुसलमानों या अल्पसंख्यकों के बारे में क्या राय रखते हैं, सारी बातें उसके अंदर वो करेंगे। और ये एक्सरसाइज वो पहले भी कर रहे हैं, करते रहे हैं, आगे भी चलती रहेंगी। पहले बात करते हैं, संघ प्रमुख ने हिंदू राष्ट्र का कॉन्सेप्ट कैसे बताया। क्या हिंदू राष्ट्र का मतलब देश पर केवल हिंदुओं का अधिकार? हिंदू राष्ट्र अगर अखंड भारत है तो फिर बाकियों का क्या, वो कहां जाएंगे? अलग अलग पंथ और समाज के लोगों का क्या होगा, उनके क्या राइट्स होंगे इस हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना में? कल मोहन भागवत जी ने इस पर बहुत विस्तार से बात की और हिंदू का मतलब भी बताया, वसुधैव कुटुंबकम की भी बात की, सब कुछ कहा। संघ प्रमुख ने कहा कि सबको साथ लेकर चलने वाला ही सच्चा हिंदू है। फिर आगे कहा, अभी डीएनए पर बहस हो गई थी, 40,000 साल से अखंड भारत में रहने वालों का डीएनए एक है। 40,000 साल, तो 40,000 साल पहले तो बहुत सारे धर्मी नहीं थे, हिंदू शब्द भी नहीं होगा। उन्होंने कहा हमारी विचारधाराएं अलग हो सकती हैं, हमारे इष्ट, हमारे जिनको हम भगवान मानते हैं वो अलग हो सकते हैं, रहन सहन खान पान अलग हो सकता है, लेकिन हम सब एक संस्कार से बंधे हुए हैं और ये संस्कार हमें हमारे पूर्वजों ने दिया, वो हमारी पहचान है और सबको साथ लेकर चलना ही हिंदू राष्ट्र का मूल सिद्धांत है। दूसरों की भी श्रद्धा है, उसका पूर्ण सम्मान करो, उसका स्वीकार करो, उसका अपमान कभी मत करो और रास्तों को लेकर झगड़ा मत करो, आपस में मिलजुल कर चलो। ये परंपरा जिनकी है, ये संस्कृति जिनकी है, वो हिंदू है, सब एक है। और इसलिए अपना स्वाभाविक धर्म क्या है? समन्वय, संघर्ष नहीं। तो ये जो संस्कृति थी, उस संस्कृति का उपजाव क्यों हुआ? वो इसी के कारण हुआ है और इसलिए उस मातृभूमि के प्रति भक्ति है। एक परंपरा है पूर्वजों की जो हम सबकी समान है। डीएनए को भी देखो, वही है। 40,000 वर्ष पूर्व से भारतवर्ष के लोगों का डीएनए एक है, अखंड भारत की भूमि पर जो जो है। और हमारी संस्कृति है मिलजुल कर रहने की। ये बातें अलग 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 रूप जो है वो हम में अलगाव पैदा नहीं करते, क्योंकि हम ये मानते ही नहीं कि एक होने के लिए यूनिफॉर्म होना पड़ता है। यूनिफॉर्मिटी से यूनिटी आती है, ऐसा नहीं है। डाइवर्सिटी में भी यूनिटी है, क्योंकि डाइवर्सिटी भी यूनिटी का ही प्रोडक्ट है। हिंदू राष्ट्र शब्द का सत्ता से कोई मतलब नहीं है और इसलिए जब हम हिंदू राष्ट्र कहते हैं तब हम किसी को छोड़ रहे, ऐसा नहीं है। हम हिंदू राष्ट्र कहते हैं तो किसी का विरोध कहते, ऐसा नहीं है। संघ इसमें से हुआ ही नहीं है। संघ किसी विरोध में, प्रतिक्रिया में नहीं निकला है। संघ प्रमुख ने इसके बाद इसको थोड़ा और समझाते हुए सरलता से उन्होंने कहा कि जब आप राष्ट्र की अंग्रेजी में उसकी परिभाषा करते हैं या अनुवाद करते हैं तो शब्द निकलता है नेशन, और नेशन के साथ स्टेट अपने आप जुड़ जाता है। ये विदेशी कॉन्सेप्ट है, ये यहां भारतीय कॉन्सेप्ट नहीं है। भारत में राष्ट्र का और स्टेट का, ये दोनों अलग अलग हैं, इनका कोई मेल नहीं है। उन्होंने कहा इसीलिए भारत हिंदू राष्ट्र हमेशा से है, आज भी है, लेकिन वो तब भी हिंदू राष्ट्र था जब यहां हिंदुओं की सत्ता नहीं थी। उन्होंने कहा अंग्रेज 200 साल राज करके गए, वो राजा थे, लेकिन तब भी भारत हिंदू राष्ट्र था। किसी और ने भारत पर राज किया होगा, तब भी भारत हिंदू राष्ट्र ही था। सर, इनकी इस परिभाषा के अंदर कहीं विवाद का स्कोप है? जो बात भी सुनी हमने। संघ प्रमुख जो बात कर रहे थे उसमें उनका कोर एक तो यह है कि कल कोई नई बात उन्होंने नहीं की, कल रीकैप था। एक्चुअली 2018 में जो व्याख्यानमाला 3 दिन हुई थी सितंबर में, उसको उन्होंने कल रीकैप किया था कि जो लोग उस बार नहीं आए, और उसका बेसिक विषय था हिंदू का। आज जब उनकी व्याख्यानमाला होगी, लेक्चर होगा,
तब वो अगला जो उनका कॉन्सेप्ट होगा संघ पर, उस पर चर्चा करेंगे, नए क्षितिज पर। ठीक है, अब इसमें बात, संघ प्रमुख हमेशा ये बात कह रहे हैं, उन्होंने दो बातें कही। एक बात कही, यूनिटी के लिए यूनिफॉर्मिटी जरूरी नहीं है। एक हिंदू पर उन्होंने बहुत अच्छी लाइन जो दी है, वो कहा कि किसी से विरोध नहीं है ना, मतलब किसी से बैर नहीं है, किसी से झगड़ा नहीं है, वो हिंदुत्व है। तो इसमें कोई, उन्होंने ये भी कहा वो हिंदू है जो सबके मार्ग का सम्मान करे, सबके मार्ग का सम्मान करे, वो हिंदू है। हाँ, नहीं तो विवाद, देखिए व्यूअर्स के लिए मैं कह रहा हूं, या जो मान लीजिए जो संघ के विरोधी हैं, उनके लिए हिंदू राष्ट्र का मतलब और हिंदू राष्ट्र में खास तौर पर अल्पसंख्यकों का स्थान, हाँ, ये है उनके लिए मुद्दा, ये मतलब है। हाँ, तो इसका क्या जवाब है इनका? नहीं, उनका जवाब है कि हमारे यहाँ अलग है ही नहीं, मतलब मुस्लिम को या किसी को भी वो अलग नहीं मानते हिंदू राष्ट्र में। ठीक है, और नेशन के तौर पे भी नहीं है, संविधान में नहीं है। लेकिन जो मोहन भागवत जी कह रहे हैं, सरसंघ चालक कह रहे हैं, उन्होंने 2018 में ये बात कही, 2000, मैं उसमें भी था, तीनों दिन व्याख्यानमाला में। तो 2018 से 2025 तक क्या स्वयंसेवक ये मान गए कि हिंदू राष्ट्र का मतलब सबका साथ है? अच्छा, ये है मूल मुद्दा। जो बात संघ प्रमुख कह रहे हैं वो जमीन का स्वयंसेवक मानता है कि नहीं मानता? ये मुद्दा है। स्वयं संघ चालक तो हमेशा ये बात कहते रहे, 2018 में भी ये बात कही उन्होंने। स्वयंसेवक हमारे साथ स्वयंसेवक तो सब मानते हैं। मोहन जी जो कहते हैं स्वयंसेवक सब मानते हैं। मोहन जी ने क्या कहा, मोहन जी ने जो बात बोली, बहुत, अगर आप विस्तृत रूप में अगर देखोगे विचार के रूप में, तो बहुत बड़ी बात उन्होंने कही, जो संघ हमेशा कहता रहता है। और ऐसा नहीं कि कल मोहन जी ने पहली बार इस बात का जिक्र किया है। आप मोहन जी का अगर दशहरा का बौद्धिक देखेंगे तो उसमें भी इस बात का वो जिक्र कर चुके थे कि भाई अनेकता की एकता, भाई आपकी भाषा कोई भी हो, आपकी भूषा कोई भी हो, आपका खान पान कुछ भी हो, आप किसी धर्म को मानने वाले हो, आप किसी धर्म को न मानने वाले हो, आप किसी पूजा पद्धति में भरोसा करते हो, आप नास्तिक हो, आस्तिक हो, हम सबको हिंदू मानते हैं, हमारे लिए सब हिंदू है। यही प्रॉब्लम आती है। उन्होंने कहा जो इस देश जो आलोचना करने वाले हैं वो यही कहते हैं कि ये आपकी परिभाषा में सब हिंदू हैं, इसी से प्रॉब्लम है। भाई जो आज अपने आप को मुसलमान कहता है, आपकी डेफिनेशन कुछ भी हो, वो अपने आप को हिंदू क्यों कहे? नहीं, आज देखिए ना, आज कई बड़े मुस्लिम राष्ट्रीय मंच में आज कई मुसलमान हैं और देश के कई आज मुस्लिम समाज का ऐसा वर्ग है जो कहता है कि भाई जो संघ कह रहा है हम उस बात से सहमत है। वो अपने आप को कहते हैं कि भाई हमारे पूर्वज थे, 40,000 साल पहले हमारा डीएनए था और हम भी इस देश की, जो इस देश के जंगल जमीन और जानवर से प्यार करता है वो हिंदू है। अगर मुसलमान भी करता है तो वो भी संघ की नजरों में हिंदू है। आप पूजा पद्धति आपकी अलग होगी ना, उसमें हम किसका इनकार है? लेकिन उसको हिंदू ही मानते हैं। में भी कोई पूजा नहीं करता, उसको भी हम हिंदू मानते हैं। मुसलमान को भी हिंदू ही मानता है, बिल्कुल मानते हैं ना। अच्छा ठीक है, अगला विचार उनका सुना के फिर इस पर आगे बात करेंगे। अब उन्होंने इशारों में बात की, सीधा कोई ये नहीं कहा कि ये मैं बीजेपी के लिए कह रहा हूं, दबाव नहीं। हाँ, उन्होंने कहा कि हम स्वयंसेवक तैयार करते हैं, उसके बाद स्वयंसेवक स्वतंत्र हो जाता है, वो समाज में जाता है, वो अपना काम करता है, वो किसी चीज का एक्सपर्ट बन जाता है, वो जो भी काम कर रहा है वो कर रहा है। हम उसे कोई निर्देश नहीं देते, ना हम उस पर कोई दबाव बनाते। सीधा लोगों ने जोड़ा कि ये बीजेपी की बात कर रहे हैं। क्या संघ सरकार चलाती है? क्या संघ सरकार के काम में दखल देती है? उन्होंने कहा हम किसी को निर्देश नहीं देते, लेकिन अगर हमें कोई बात लगती है कहने लायक तो हम कह देते हैं, और अगर हमसे कोई राय मांगता है तो हम राय दे देते हैं, वरना वो उनका काम है, हमारा काम नहीं। अनेक क्षेत्रों में अपने स्वयंसेवक काम कर रहे हैं। वो जो विचार मिला है, जो संस्कार मिला है, उसके आधार पर उस क्षेत्र की आवश्यक है वहां पुनर्रचना करके आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन ये वो स्वयंसेवक करते हैं, वो उनका है, स्वतंत्र है, अलग है, स्वायत्त है, उसका क्रेडिट उनको है, संघ को नहीं। डिस्क्रेडिट वो संघ को शेयर करना पड़ता है, क्योंकि माल हमारे यहां से गया है। क्रेडिट उनका है, संघ उनको कंट्रोल नहीं करता, डायरेक्टली भी नहीं, रिमोटली भी नहीं। एक ही बात है, स्वयंसेवकों का संबंध संघ से अटूट है, जन्म जन्मांतर का है, परंतु हमारा कहा वो माने ही, ये उन पर हमारा दबाव नहीं है। हमारा कहना वो समझेंगे, समझने के बाद उनको जो लगता है वो करेंगे। बहुत बड़ी बात उन्होंने कही। आज तो देश का प्रधानमंत्री स्वयंसेवक, गृहमंत्री स्वयंसेवक, कई केंद्रीय मंत्री स्वयंसेवक हैं। उन्होंने कहा हम कंट्रोल नहीं करते लेकिन किसी को। सही बात सर। देखिए, अब वो कह रहे हैं तो उनकी बात पे भरोसा करना चाहिए, लेकिन भाजपा का अध्यक्ष अभी तक नहीं बन पाया। अब पता नहीं क्यों नहीं बन पाया।
कंट्रोल नहीं भी करते तब तक तो बन जाना चाहिए था। तमाम सारे नाम चले, खट्टर जी का नाम चला, उनका धर्मेंद्र प्रधान का नाम चला, भूपेंद्र यादव का नाम, बहुत सारे नाम चले, लेकिन अभी तक बन ही नहीं पाया। तो ये, लेकिन ये भी सही है कि उनका कहना भी सही है कि नियंत्रण नहीं करते। लेकिन हमें वो भी याद है कि जब मोहन जी आए थे, और शायद विजय जी को भी याद होगा, झंडेवाला में वो दौर था जब दिल्ली में एक D4 करके बीजेपी में कहा जाता था, उसमें वेंकैया नायडू और अरुण जेटली ग्रुप बनते थे, D4। हाँ, अच्छा, माना जाता था। अडवाणी जी का दौर था, और तब जो उन्होंने बुला के सबको तलब किया था, सारे शीर्ष नेताओं को, और जो सबको उन्होंने अपना विचार दिया था, सुझाव दिया था, निर्देश दिया था, जो भी दिया हो, मोहन जी नहीं, मोहन जी सरसंघचालक थे। ठीक है। और उसके बाद उन्होंने कहा था कि भाजपा जो है राख से भी जो है दोबारा उठ खड़ी होगी। अच्छा। क्योंकि उसमें बीजेपी काफ़ी कमजोर स्थिति में थी, और तब बिल्कुल, तो ये देखिए तरीका अलग अलग होता है निर्देश देने का। एक निर्देश दिया जाता है डांट करके, एक दिया जाता है प्यार से। अब मानने वाले पर है वो डांट माने या प्यार माने, ठीक है। एक चीज लेकिन मैं कहूँगा, बड़ी जो कहना चाह रहा था कि मुझे उनका भाषण जो पहला वाला था, मुझे बहुत अच्छा लगा, और बिल्कुल सही बात उन्होंने कि राष्ट्र जो है, जैसे भारत राष्ट्र हमेशा रहा है, राज्य अलग अलग रहे हैं, कलिंग का राज्य, मगध का राज्य, चोल, चेदी, सब तमाम राज्य रहे हैं, जब इस्लाम के आने से पहले भी उनकी शासन व्यवस्था अलग थी, उनके राजा अलग थे, लेकिन राष्ट्र एक था। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, राष्ट्र नेशन में तो स्टेट आ जाता है, राष्ट्र जो है वो अपने आप में एक सांस्कृतिक और एक अवधारणा, एक वैचारिक, और उसको हिंदू राष्ट्र कहने में कोई आपत्ति नहीं। हिंदू राष्ट्र इसलिए नहीं कह सकते, इसलिए कि हिंदू शब्द कब आया है चलन में, उसके पहले भारतीय शब्द तो सनातन है, जब से भारत है, जब से भारत का तब राष्ट्र हिंदू शब्द आने से पहले से है, भारत तो पहले से है। ठीक है, हिंदू शब्द का त्रिपाठी जी बोलिए। बहुत पहले से। फिर मैं आपको बताऊंगा कौन है वो विपक्ष का नेता जिस पर आरएसएस का एंथम गाने पर माफी मांगने का दबाव पड़ा और माफी भी मांगनी पड़ी, बताइए। देखिए सौरभ जी, बड़ा आनंद है कि अभी भारतीय सनातन ये सब मान लिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि हिंदू कब आया था। कभी ऐसे लोग पूछते नहीं कि मुसलमान कब आया था, इस्लाम कब आया था, कभी नहीं पूछते हैं। कमाल, ये बड़ा अद्भुत है ना। और कल सरसंघचालक ने अपने उद्बोधन में बड़ा स्पष्ट कहा हिंदू का संगठन करेंगे और हिंदू राष्ट्र ही बनाएंगे। जो हिंदू नहीं मानते, जो अपने आप को हिंदू नहीं समझते, इसका मतलब वो भारत माता की जय से उनको दिक्कत है। उनके शब्द हैं ये कि वंदे मातरम से अगर आपको दिक्कत है तो आप हिंदू नहीं हो सकते। और हिंदू की 4 श्रेणी उन्होंने बताई। एक वो जो हिंदू है, जानता है, गौरव करता है। एक वो जो हिंदू जानता है लेकिन गौरव नहीं करता है। तीसरा वो जो हिंदू है, जानता है लेकिन मानता नहीं है। और चौथा वो है जो वो जानता नहीं कि वो हिंदू है, जिसके लिए मुसलमान ईसाई सब हो गए। उन्होंने तो कहानी भी सुनाई कि गुरुजी के पास एक स्वयंसेवक गया और कहा कि ना हमारे यहां मुसलमान ना ईसाई, शाखा काहे को लगाए। उनका शाखा तो लगाना है क्योंकि हमें देश का उत्थान चाहिए। और शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया, नए क्षितिज क्यों। पहला सवाल यहीं से शुरू किया कि नए क्षितिज क्यों, क्योंकि हमें विश्व में भारत को अग्रगण्य बनाना है और वो हिंदू ही अग्रगण्य बनाएगा। ये सब कन्वर्टेड है, यहां जो दूसरे शब्द हैं उनके, यानी मैं बोल रहा हूं, कोई अपने से नहीं बोल रहा हूं। बाकी जो है वो सब समय समय पर कन्वर्ट हुए। मूल हिंदू है और हिंदू नाम भी हमने नहीं दिया, दुनिया हमको हिंदू नाम से पहचानती है। चले। तो जो यहां का किसी भी धर्म को मानने वाला, पंथ को मानने वाला, भारत किस नाम से जाना जाता है? अब संघ ने सर आगे सर बहुत हमारे पासपोर्ट पे क्या लिखा होता है? दुनिया हमको इंडिया या भारतीय नाम से जानती है या हिंदू नाम से? हिंदू तो नहीं लिखा होता हमारी नागरिकता। सर हिंदू नाम से जानती है। नहीं, कैसे जानती है? हिंदू नाम से जानती है। नहीं, आपके आपको इंडिया भारतीय नाम से जानती है। कांग्रेस पार्टी के एक नेता पर नहीं खेलती, भारतीय टीम। कांग्रेस पार्टी के एक नेता को आरएसएस की प्रार्थना गाने के लिए माफी मांगनी पड़ गई। डीके शिव कुमार है ये राहुल गांधी जी के साथ परसों दिखाई भी देते बिहार के अंदर। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने कर्नाटका की असेंबली के अंदर अब सामने बीजेपी के थे जो नेता प्रतिपक्ष थे, उनके साथ इनकी कुछ चुहलबाजी चल रही थी, ऐसे ही हंसी मजाक चल रहा था। उन्होंने इनसे कुछ कहा कि अरे आप तो आरएसएस की चड्डी पहनते हैं, ऐसी बात कभी कोई कहता था तो इन्होंने गा दिया सदा, क्या सर, नमस्ते सदा मातृभूमि। फिर उन्होंने कहा मैं सब जानता हूं, मैंने आरएसएस को भी बहुत स्टडी किया है। तो मजाक में बात चल रही थी। उन्होंने ये भी बोला कि चलिए इससे आगे बढ़िए, भूल जाइए इस बात को। डीके शिव कुमार ने ये भी कहा, लेकिन इन्हीं की पार्टी के लोगों ने विरोध कर दिया। और उसमें सबसे ज्यादा बोलने वाले व्यक्ति कौन थे आपको मालूम है? वो मंत्री राजन्ना, जिनका इस्तीफा राहुल गांधी ने लिया था क्योंकि उन्होंने ये कह दिया था कि ये वोट चोरी या फर्जी वोट अगर बने कर्नाटक में तो हमारी सरकार में बने, हमें इस पर शर्म आनी चाहिए। उन्होंने सबसे ज्यादा विरोध किया और कहा कि ये आरएसएस की प्रार्थना गाने वाले व्यक्ति को माफी मांगनी चाहिए।
इसके बाद डीके शिव कुमार को माफी मांगनी पड़ गई। और क्या माफी मांगनी पड़ गई? पहले तो उन्होंने कहा कि भाई मैं मेरे कांग्रेसी होने पर कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकता, मैं बचपन से कांग्रेसी हूं, लेकिन बस वहां कुछ बात हो रही थी, मैंने 2 लाइनें कह दी, क्या इससे मेरे कांग्रेसी या मेरी वफादारी पर शक हो जाएगा? फिर और आगे जाके उन्होंने कहा, अब ये सोचिए कि उनको अपनी वफादारी किस हद तक जाके साबित करनी पड़ी। उन्होंने कहा कि गांधी परिवार मेरे लिए भगवान जैसा है, ईश्वर जैसा, और मैं भक्त हूं, यह मेरा रिश्ता है गांधी परिवार से। I think the last 3, 4, 5 days back in the assembly, on reference to the discussion on this IPL, IPL match issue, to pull a leg to the leader of the opposition, Mr. Ashok. I just 2 or 3 sentences of their prayer. I don't mean that my intention not to praise them. I just commented and tried to pull their leg. Some of my friends are taking a political leaf out of it and try to misuse it and try to create confusion among the public. I would like to reiterate my loyalty to the Gandhi family and the Congress party. Gandhi family cannot be questioned by anyone. I am a born congressman, I will die as a congressman. I don't want to hurt anyone, I don't want to hurt their feelings. I would like, if anyone has been hurt, I feel sorry for them. I think I would like to seek apology to all of them. अपॉलॉजी शब्द इस्तेमाल किया कि मैं माफी मांगता हूं अगर मेरी बात से कोई आहत हुआ तो। फिर उन्होंने कहा गांधी परिवार तो मेरे लिए भगवान है। नहीं देखिए, मैं अब चूंकि फिर से अभी सरसंघ चालक जी का भाषण की बात हो रही है, तो इन्होंने कहा कि मैं जन्मजात कांग्रेसी हूं और मैं गांधी परिवार का भक्त हूं। बस यही समझ ले देश, तो सारी बाधा मिट जाए। कल मोहन जी ने अपने भाषण में कहा कि इस देश में जब परतंत्रता से स्वतंत्रता की ओर बढ़ रहे थे, 1857 वाला जब गड़बड़ा गया, तो उसका अलग अलग तरीके से लोगों ने काम किया। कुछ समाज सुधार किया, कुछ हिंदू समाज की कुरीति को किया, कुछ और किया। कुछ लोगों ने राजनीतिक फ्रंट बनाया, इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसमें सभी लोग रहे। और उसके बाद उसी इंडियन नेशनल कांग्रेस से आज देश के सारे राजनीतिक धाराएं निकली। ये शब्द मैं बता रहा हूं। और उसके बाद उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा हेडगेवार जी चारों धाराओं में रहे। अब जरा आज के कांग्रेसियों को सोचिए, वो कांग्रेस में नहीं है, वो गांधी परिवार की पार्टी में है। अब आप उसको प्राइवेट लिमिटेड पार्टी कहिए जो कहिए, और वहीं पर इस तरह की भक्ति हो सकती है। वैसे अगर इस तरह से लोकतंत्र में कोई कहे तो इसको गुलामी कहा जाता है। भक्ति अच्छा शब्द है, उसको इस तरह से नहीं करना चाहिए। डीके शिव कुमार ने क्या कहा? संघ की प्रार्थना क्या है? वो तो मातृभूमि की प्रार्थना, उसमें संघ का जिक्र है कहीं? उन्होंने कहा था नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि त्वया हिंद भूमि सुखम वर्धितो हम। तो उसके अंदर तो भाई ये है कि भाई मेरी मातृभूमि में तुम्हें नमस्कार करता हूं। बात भी ठीक है, लेकिन प्रार्थना तो संघ की है ना। नहीं, संघ की प्रार्थना में संघ का कहीं जिक्र नहीं है ना सर। वो राष्ट्र के लिए प्रार्थना है, वो मातृभूमि के लिए प्रार्थना। सही कह रहे हैं आप, उसमें कहीं संघ का जिक्र पूरी संघ की प्रार्थना में, तो आप कहो कि ये संघ की प्रार्थना है। संघ की पूरी प्रार्थना में ये भी बता, ये कांग्रेस और बीजेपी के बीच इस वक्त जो सर यहाँ तो दुश्मनी शब्द इस्तेमाल कर सकता हूं ना। यहाँ ये दुश्मनी जो है वो बताता है कि मजाक में भी संघ की बात की है तो माफी मांगो। ये हुआ इनके साथ। ये पॉलिटिकली करेक्ट रहने की जरूरत है। लेकिन मैं इस बात पर ज़्यादा जोर दें, मैंने कहा कि शिव कुमार जी की कांग्रेसी होने पर कोई शक नहीं होना चाहिए, और यदि उनको प्रमाण देना है तो वो बताते कि कैसे कांग्रेसी हैं। गांधी परिवार के भक्त होना कांग्रेसी होने का प्रमाण देना ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है मेरे हिसाब से। मतलब एक पॉलिटिकल पार्टी में वो कांग्रेस ही बताते कि मैंने इतनी लड़ाई लड़ी है, कांग्रेस के लिए जेल गया हूं, नहीं किया है, कुछ किया है। तो ये एक कोई बहुत मैं इसको अच्छे विषय के तौर पे नहीं देखता। और पॉलिटिकल जो दुश्मनी है वो भी आजकल वैसे है ना ब्लर हो गई। सर ये बात ये भी तो बताती है कि उनको ये डर रहा हो कि भाई मुझसे मेरे ये सबसे बड़े बॉस ना नाराज हो जाए। होगा ही, तो मुझे वो अपनी लॉयल्टी वहां प्रूव कर रहे थे, इसीलिए वो ठीक है। कोर्ट घूम रहे हैं राहुल गांधी, वो तो ठीक है, प्रार्थना कर रहे हैं। चलें अब जो दूसरा अभी हमारे देश में अगला जो चुनाव होने जा रहा है वो है उपराष्ट्रपति का चुनाव। सितंबर आ ही गया बस, और उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर के दोनों उम्मीदवार जो हैं उन पर अलग अलग टिप्पणियां भी हुई। लेकिन इस वक्त ज्यादा बातें हो रही हैं विपक्ष के जो उपराष्ट्रपति कैंडिडेट हैं रेड्डी साहब, बी सुदर्शन रेड्डी। हुआ ये कि इनके बारे में होम मिनिस्टर ने इंटरव्यू में एक बात की। उन्होंने कहा कि भाई इन्होंने सलवा जुदूम का नक्सल के खिलाफ फैसला दिया था। नक्सली लड़ाई में सलवा जुदूम में एक फौज खड़ी हो रही थी आदिवासियों की, उसको इन्होंने बैन कर दिया था। 2 जजों की बेंच थी, उसमें एक ये थे, इन्होंने नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई को कमजोर किया, वरना 5 साल पहले हम नक्सलवाद खत्म कर देते। एक बात उन्होंने ये कही। 18 जजेस ने, पूर्व जजेस ने एक चिट्ठी लिखी
उसमें वो जज भी थे, उनमें उन 4 में से 3 जो याद है आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिन्होंने एक बार केंद्र सरकार के खिलाफ, चलमेश्वर जी, कुरियन साहब और एक और, उन 4 में से 3, 18 जज, कुल 18 जज, एक इधर है। और उन्होंने कहा कि किसी आज रिटायर्ड जज को उसके फैसलों के लिए कटघरे में खड़ा करना ये अच्छी बात नहीं है, और ये हमें बड़ा आश्चर्य है कि देश के होम मिनिस्टर ने ऐसा किया। अब उसके जवाब में 56 जजों ने एक चिट्ठी लिख दी है, 18 जजों के जवाब में 56 जजेस ने, ये ओपन लेटर है। उन्होंने कहा कि प्रॉब्लम इनके द्वारा दिए गए किसी फैसले की बात करने में नहीं है, क्योंकि अब ये पॉलिटिकल आदमी है, ये लड़ाई जिस चुनाव में खड़े हुए हैं वो पॉलिटिकल चुनाव है, तो अब इनको अपना बचाव राजनीतिक दायरे में करना चाहिए। अब ये आड़ न लें कि मैंने जो फैसला दिया था उस वक्त में जज था, सुप्रीम कोर्ट का जज था, और उसके फैसले क्वेश्चन नहीं किए जा सकते। और उन 56 जजों ने यह भी कहा कि ज्यादा आपत्तिजनक और भारत के लिए ज्यादा खतरनाक यह होगा कि जो व्यक्ति पूर्व में न्यायपालिका से जुड़ा हुआ है वो पक्षपातपूर्ण बातें करे, वो राजनीतिक बयान दे, इससे न्यायपालिका की मर्यादा को ज्यादा ठेस पहुंचती है, इस बात से नहीं कि किसी ने आपके किसी फैसले की आलोचना कर दी है। रेड्डी साहब निशाने पर है साहब। तो रेड्डी साहब ने जो है ऐसा कौन सा बयान दे दिया जो, उन्होंने तो खाली ये कहा कि मेरे फैसला जो था वो जज के रूप में था, ठीक बात है। अब कल वो गोगोई साहब चुनाव लड़े मान लीजिए और कांग्रेस विरोध करे कि राम मंदिर का फैसला दिया था, गोगोई साहब उन 56 जजेस में हैं, तो गोगोई साहब भी यही कहेंगे कि मैंने कल थे, एक बार कंप्लीट कर लेना, मतलब गोगोई साहब भी यही कहेंगे जो रेड्डी साहब ने कहा कि भाई मैं उस समय जज था और मैंने जो सारे साक्ष्य और परिस्थितियां देखी उन्होंने फैसला किया। तो ये बात पिछली बार विजय जी भी कह चुके हैं कि जज का फैसला, तब वो जज थे, आज वो उम्मीदवार हैं विपक्ष के, ठीक है। अमित शाह जी ने कहा, गृह मंत्री जी ने कहा, उनको लगा कि सुदर्शन रेड्डी पे और तो कोई आरोप है नहीं, उनके ऊपर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं है, कदाचार का कोई आरोप नहीं है, किसी तरह का व्यक्तिगत आरोप नहीं है। तो ये एक मुद्दा मिला विपक्ष को, मतलब सत्ता पक्ष को, उन्होंने उसको उठा दिया, ठीक है। वो उस लड़ाई को एक वैचारिक लड़ाई बनाना चाहते हैं कि नक्सलवादी समर्थक हैं ये। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आया कि जो 18 जज आए उनके जवाब में 56 जज आ गए। अब जुडिशरी आपस में बट गई कि वो 18 जज कह रहे हैं कि भाई जज के फैसलों को आप राजनीति मत घसीटती, और ये 56 जज कह रहे हैं कि आप जो है जुडिशरी गाड़ मत लीजिए जी। तो अब आप देखिए राजनीति तो यहां तक घुस गई ना। भाई हंसराज खन्ना भी लड़े थे चुनाव, जिनको इंदिरा गांधी ने सुपरसीड किया था, और वो अपोजिशन के राष्ट्रपति के चुनाव लड़े थे, विपक्षी कैंडिडेट थे। एक्चुअली सर इसका मौका तब मिला सत्ता पक्ष को जब इन्होंने अपनी आइडियोलॉजी बताई खुल के कि मैं सोशलिस्ट आइडियोलॉजी में बिलीव करता हूं, मैं राम मनोहर लोहिया संघ विरोधी हूं। उन्होंने कहा उनके फैसले, और ऐसे थोड़ी ना हो सकता नहीं तो है। तो मैं उनकी बात को भाई वो उनके खिलाफ वो मुद्दा मिला उनको उस फैसले का, लेकिन वो तो छिपी हुई बात थोड़ी है। वो लोहिया ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं जो हैदराबाद में बद्रीलाल प्रीति ने बनाया, और वो समाजवादी है। ठीक है सर, एक जवाब अगर जस्टिस सुदर्शन नक्सलवादी है तो फिर राम मनोहर लोहिया भी नक्सलवादी नहीं। ये करेक्शन किया था होम मिनिस्टर इंटरव्यू में, उन्होंने कहा मैं नक्सलवाद नहीं कह रहा हूं, मैं लेफ्ट आइडियोलॉजी कह रहा हूं। लेफ्ट तो फिर राम मनोहर लोहिया भी लेफ्ट हो गए, फिर बोला इन्होंने, वो तो कह ही रहे मैं राम मनोहर लोहिया का अनुयायी हूं। उन्होंने तो कहा मैं तो मुलायम सिंह यादव का भी नहीं आई हूं, कल अखिलेश यादव के साथ। एक लाइन की बात यह है, आप इससे समझ लीजिए कि क्या देश में हो रहा है। बी सुदर्शन रेड्डी उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं, अमित शाह की पार्टी एनडीए की तरफ से उनके खिलाफ हमला करती है और कूद पड़ते हैं पूर्व जज लोग। यही इस देश का इकोसिस्टम है। अब 10 साल 11 साल की इधर की भी सरकार हुई, इधर से भी जज कूद पड़े, तो वो या तो बेईमान थे या ये भी ईमानदार हैं, दोनों तय कीजिए, ये एक वाला नहीं चलेगा। राहुल गांधी ने अभी कुछ बातें कही हैं, उसकी चर्चा हम लोग कर लेते हैं, फिर इसके बाद असम से भी हमारे पास खबर है और पाकिस्तान से भी खबर है। राहुल गांधी अपने वोट चोरी के आरोप को एक बिल्कुल नए लेवल पर ले गए। राहुल गांधी ने कहा कि अब समझ में आ रहा है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह क्यों कहते हैं कि अभी तो भाजपा 40 साल सत्ता में रहेगी। दरअसल ये लोग वोट चोरी करके ही सत्ता में आए और आगे सत्ता में बने रहने का दावा कर रहे हैं। कुछ समय पहले अमित शाह ने कहा कि बीजेपी 40-50 साल अब राज करेगी। याद है आपको? अब राजनीति में कल क्या होगा किसी को नहीं मालूम, मगर अमित शाह को 40 साल की राजनीति मालूम। कैसे? वोट इलेक्शन आता है,
कांग्रेस पार्टी जीतेगी। नरेंद्र मोदी और अमित शाह कहते हैं बीजेपी जीतेगी और आंकड़े देते हैं 300 पार। 2014 में 2019 में ओपिनियन पोल कुछ और कह रहे थे। नरेंद्र मोदी जी 2019 के चुनाव के बाद रिजल्ट आने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कहते हैं 300 सीटें आएंगी। नरेंद्र मोदी कहता है 300 सीट आएंगी, कितनी आई? 300 आई। क्यों? वोट चोर। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि ये वोट चोरी अब हमें पता चल रहा है गुजरात से शुरू हुई है। मतलब मोदी जी ने गुजरात में वोट चोरी करके सत्ता पाई, फिर सत्ता में बने रहे कितने 12 साल सर 13 साल और फिर उसके बाद ये 2014 में, उनके शब्द बता रहा हूं, उसके बाद ये गुजरात के बाद इसको नेशनल लेवल पर लेकर के आए 2014 में। 2014 में भी अगर वोट चोरी हुई तो 2014 में तो यूपीए की कांग्रेस की सरकार थी। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि ये फिर हर राज्य में इसको लागू करते जा रहे हैं। तो अब गुजरात से शुरू किया है, अब जाने 2047 से 50 तक रहने का दावा कर रहे हैं। बोलिए त्रिपाठी जी। देखिए, मुझे आपने पढ़ा कि राहुल गांधी नेक्स्ट लेवल चले गए हैं, तो इसकी प्रतीक्षा तो सोनिया जी रोज करती हैं। देश में बड़ा वर्क करता है कि मानसिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर थोड़ा नेक्स्ट लेवल जाएं, लेकिन हर बार वो नेक्स्ट लेवल पता नहीं क्यों नीचे जाती हुई सीढ़ी होती है। और मतलब मैं तो नहीं समझ पा रहा हूं इनका भाषण कौन लिखता है। अरे भाई, गुजरात में नरेंद्र मोदी सत्ता में लेके नहीं आए हैं भारतीय जनता पार्टी की, ये पहले समझ लीजिए। ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री बन के सत्ता, नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री बना के भेजा गया था, दोनों में बड़ा फर्क है। और उसके बाद नरेंद्र मोदी मजबूती से वहां रहे। लेकिन 2017 में आप ही तो थे राहुल जी, जमकर प्रचार किया था, खूब मेहनत किया था, घूम घूम के टेंपल रन किया था, और क्या हुआ? भारतीय जनता पार्टी 180 की विधानसभा में 99 पर आ गई थी या नहीं आ गई थी? 2018 के विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में आपकी सरकार बन गई थी, बड़े कम मतों से बनी, लेकिन आपकी सरकार बन गई। अब आपकी सरकार उद्योगपति चलाते हैं और कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया में समझौता नहीं करा पाए, तो क्या करें अमित शाह? ये तो आपकी गलती है ना। और देश भर में, दूसरा उदाहरण छोड़ दीजिए, तमिलनाडु, केरल, ये सब छोड़िए, इधर का, इधर आ जाइए ना, अखिलेश यादव से सीख लीजिए। अकेले उस आदमी ने पूरा खेल पलट दिया। 37 सीटें लोकसभा की बहुत बड़ी होती है, उसके पिताजी नहीं जीत पाए। तो ये अखिलेश यादव जैसा नेतृत्व, तो उसको देखिए ना आप, ये क्या बोल रहे हैं, और जनता का भरोसा आप में गिर जाएगा। अरे देखिए, ये राहुल गांधी ने आरोप लगाया, तो कल से एक क्लिप और घूम रही, हो सकता है आपके फोन पर भी आई हो। ये राहुल गांधी बिहार में नारे लगवाते हैं, वोट चोर गद्दी छोड़, नरेंद्र मोदी वोट चोर है, ऐसा वो नारा लगवाते हैं। अब एक वीडियो निकल आया अधीर रंजन चौधरी जी का, आपको याद है? अधीर रंजन चौधरी पिछली सरकार में, मोदी जी की दूसरी गवर्नमेंट में लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे लोकसभा के अंदर, बड़े नेता हैं, बिहार में प्रदेश अध्यक्ष थे, 2019 सांसद, लगातार रिकॉर्ड टाइम से सांसद जीत करके आ रहे हैं बंगाल से। अब उनका वीडियो क्या कह रहा है? वो वीडियो में क्या कह रहे हैं? वो वीडियो में कह रहे हैं कि बंगाल में ममता बनर्जी ने लाखों फर्जी वोटर बना रखे हैं, लाखों, 35-40 लाख फर्जी वोटर। उन्होंने कहा जैसे हमारे यहां सामान का स्टोर होता है ना, लक्ष्मी भंडार और फलाना भंडार, ऐसे बोला उन्होंने, ऐसे ही यहां भंडारे में इन्होंने फर्जी वोट इकट्ठा कर रखे हैं ममता बनर्जी ने। सुने, मेरे पास ऐसा खबर है 35 से 40 लाखों फर्जी वोटर ममता बनर्जी बना के रखे हैं। जैसे कि यहाँ भंडार चलते हैं ना, लक्ष्मी भंडार, इधर उधर की भंडार, लोगों को लुभाने के लिए, वोट डलवाने के लिए, वैसा ही फर्जी वोटर की भंडार भी दीदी के पास मौजूद है। अब देश कंफ्यूज होगा कि असली वोट चोर कौन है। क्यों सर? अभी कह रहे हैं ममता बनर्जी हैं। नहीं, मैं ये नहीं समझ रहा कि जो पार्टी राहुल गांधी जी जिस पार्टी का नेतृत्व करते हैं, वो तो 50 साल सत्ता में रही है जी, क्या वोट चोरी करके रही है? वो 55 साल। अभी नरेंद्र मोदी जी को तो 10 साल हुए हैं, 11 साल हुए हैं, समझ लीजिए। मैं उनके तर्क पर बात कर रहा हूँ कि जो सरकार में 50 साल 55 साल रहे हों, देश के 25-25 राज्यों में सरकार रही हो, शीला दीक्षित जैसी 15 साल तक मुख्यमंत्री रही हों, तमाम जगहों पर, अलग अलग जगहों पर, तो वोट चोरी से बनी है वो सरकार। मैं सर सीधे पूछ लूं आपसे, राहुल गांधी अब जो तर्क दे रहे हैं, क्या अब वो अटपटे क्षेत्र में पहुंच गए हैं? नहीं, उनको समझ नहीं आ रहा कि जो इशू उन्होंने लिया था उसे कहां परवान चढ़ा है।
मुझे लग रहा है। उसे अब कहाँ उसको ले जाएंगे? एडजस्ट कहाँ तक ले जाना, क्योंकि हर इशू का एक वो होता है ना, डेडलाइन होती है, और वो शायद उनको अब नहीं समझ में आ रहा कि इसको डेडलाइन पर कैसे पहुंचाया जाए या कहाँ परिणति इसकी की जाए। उस वजह से ये सब चल रहा है। और उसका मैं इस पे कोई आरोप नहीं लगा रहा, वो ठीक है पॉलिटिकल आरोप लगाते रहे, लेकिन पॉलिटिकल आरोप का मजा तो तब है जब उसका कोई रेस्पॉन्स मिले, कोई निकल कर आए नतीजा कि लोगों को लग जाए कि ये सरकार जो है बड़ी चोरी से। और 2014 पर बोलते हैं सब लोग, कहते हैं भी 2014 में आपकी सरकार थी, यूपीए की सरकार थी। 2019 में केवल एक चुनाव जीता है नरेंद्र मोदी जी ने, 2024 में तो घट गई जी। तो वोट चोरी से क्यों घटेगी सर एक तस्वीर और दिखा देता हूं, फिर आप इस पर कमेंट कीजिएगा आप और समीर जी। देखिए वो कह रहे हैं कि बिहार में आंधी चल रही है, तूफान चल रहा है, लोगों के बच्चा 6 साल का बच्चा मेरे कान में आके कह रहा है वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी। ये राहुल जी ने बोला ना, ये बातें बोली। अब आपको एक पिक्चर दिखा रहा हूं, ये भी कल से खूब वायरल हो गई ये तस्वीर कि बिहार में राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी, उसकी कितनी ताकत है। अभी प्रशांत किशोर ने कहा था ना कि कोई औकात नहीं है राहुल गांधी की बिहार में, कांग्रेस पार्टी की पिछलग्गू पार्टी है। अब ये तस्वीर दिखा रहा है और बीजेपी वाले इस तस्वीर को घुमा रहे हैं कि जब तेजस्वी यादव नहीं है गाड़ी पर तो देख लीजिए कितनी भीड़ चल रही है साथ में। मतलब तेजस्वी है असली क्राउड पुलर बिहार के अंदर, महागठबंधन के अंदर। अदरवाइज अगर यात्रा में तेजस्वी ना हो तो गिनती के लोग नजर आते हैं, ये दावा किया जा रहा है। समीर जी, इसमें कोई दो राय नहीं भाई, तेजस्वी बिहार के सबसे बड़े नेता है, आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है बिहार की। भले ठीक है उनके कुछ विधायक पार्टी छोड़ के चले गए, भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी विधायक दल के रूप में वहाँ पे पार्टी है, लेकिन लोकप्रिय तो तेजस्वी यादव है। राहुल गांधी बिहार में कितना गए, जो प्रशांत किशोर ने बार बार इसका जिक्र किया था कि भाई अपने पूरे जीवन में राहुल गांधी एक भी दिन बिहार में रात को रुके नहीं, अब इस यात्रा के समय रुक रहे हैं। तो बिहार में कांग्रेस की स्थिति को ऐसा तो है नहीं कि राहुल गांधी को मालूम नहीं है। 95 से लेके आज तक कांग्रेस वहां पर चुनाव में क्या प्रदर्शन कर रही है, क्या स्थिति है। आपके पास 19 सीटें हैं और ले दे के 9 से 10% का वोट बैंक है। तो इसी स्थिति में राहुल गांधी अगर ये मान के चल रहे हैं कि भाई तेजस्वी को मुख्यमंत्री का चेहरा आप घोषित नहीं करेंगे पूछने के बाद भी, और मैं वहां पर रैली करूंगा, प्रियंका को बुला लूंगा, मैं स्टालिन को बुला लूंगा, रेवंत रेड्डी आ जाएंगे, बाद में फिर ममता बनर्जी आ जाएंगी, उद्धव ठाकरे को आप बुलाने की कोशिश कर लेंगे, सब इंडिया गठबंधन के नेताओं के ले आओगे, तो क्या कांग्रेस का जमीनी वोट वहां बढ़ेगा? कांग्रेस की स्थिति वहां पर क्या है, वहां पर तो वेंटिलेटर पर कांग्रेस है। ठीक है, कांग्रेस को जो सीटें मिल जाए बस वही है कि मिल जाए और चुनाव लड़ ले, और किसी भी तरीके से 10-15 सीटें कांग्रेस जीत जाए, कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी बात है। ठीक है, निश्चित रूप से बिहार में कांग्रेस की कोई हैसियत नहीं है, जो प्रशांत किशोर कहते हैं कि कांग्रेस की कोई औकात नहीं है बिहार में। मैं दूसरे खेमे की भी खबर बता दूं, विनोद जी आता हूं आपके पास। राहुल गांधी बिहार में यात्रा कर रहे हैं और नीतीश कुमार लगातार घोषणाएं कर रहे हैं, वो रोज कोई ना कोई ऐलान करता है और इसमें कोई हैरानी नहीं, चुनाव से पहले हर चीफ मिनिस्टर यही करता है। लेकिन आज की खबर यह है कि वो दिल्ली आए हुए हैं, उनके साथ उनकी पार्टी के नेता और पार्लियामेंट में सांसद लल्लन सिंह हैं, संजय झा हैं, दिल्ली वो पहुंचे हैं। उनकी बीजेपी की लीडरशिप के साथ आज मुलाकात की अटकलें खूब चल रही हैं और ये माना जा रहा है कि शायद अब वोट सीट शेयरिंग को लेकर बात करने का वक्त आ चुका है और इसको लेकर के प्रारंभिक मुलाकातें जो हैं वो उसी सिलसिले में उनका दिल्ली आना हुआ है। और इस बीच एक खबर जो बहुत ज्यादा चर्चा में है वो चिराग पासवान को लेकर के कि वो 40 सीटें चाहते हैं इस बार गठबंधन से, लेकिन 40 सीटें शायद मतलब एनडीए जो है उनको देने की स्थिति में है नहीं। तो एक उनकी भूमिका पर भी सवाल है। भाई कुल 240 सीटें हैं जी, 242। अब 40 अगर चिराग जी को दे देंगे, 5-7 मांझी जी भी मांग रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी मांग रहे हैं, तो 10 सीटें ये निकाल लीजिए, तो सीटें बचती हैं कि कितनी, 190 के आसपास। और 100 तो ये खुद ही लड़ेंगे, 100 ये खुद लड़ना चाहते हैं, मतलब बीजेपी और जनता दल यू। तो 40 सीटें तो मिलना संभव नहीं है चिराग जी को। अब ये चिराग जी, मुझे लगता है चिराग जी दबाव बना रहे हैं कि 40 की बात करो। वो पुरानी कहावत है ना, तोप का लाइसेंस मांगो तो बंदूक का तो मिल ही जाएगा। तो वो ये किस्सा है सच्चा। अच्छा, हाँ, चौधरी साहब जब होम मिनिस्टर थे चरण सिंह जी, तो कोई मेरठ साइड जिले के कोई चौधरी आए और उन्होंने एप्लीकेशन दी, उसमें तोप का लाइसेंस लिखा हुआ था। तो चौधरी साहब ने कहा बावले हो रहे हो क्या, ये तोप का लाइसेंस मिला करे। बोले चौधरी साहब वो आप तोप का इसे लिखा कि नीचे तक जाते हैं तो बंदूक का तो हो ही जाएगा। मतलब कि जैसे होता ना 100 बोरी आप सीमेंट का लाइसेंस मांगो पट्टा तो नीचे वो, तो वो मतलब वही टैक्टिक अपना रहे हैं चिराग। वो बेसिकली बार्गेनिंग टैक्टिक्स है कि 40 सीटों की बात करो तो 20-25 पे कहीं जाके बात बन जाएगी, और 25 सीटें अगर मिल जाएंगी तो चिराग पासवान के लिए सफिशिएंट होगा, क्योंकि पिछले चुनाव में उनकी एक भी सीट नहीं थी। तो इसलिए, और लेकिन चिराग पासवान को छोड़ना भी एनडीए के लिए ठीक नहीं होगा। उनका एक वोट है, साइजेबल वोट है, और वो एनडीए के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक तस्वीर सर और अभी चल रही है बिहार की ये खबर में। परेशानी क्या है? खबर ये है कि नीतीश को परेशानी इस बात की है कि चिराग ने कहा है कि ठीक है मैं 40 सीटों पर नहीं लड़ूंगा, मैं 28 सीटों पर कॉम्प्रोमाइज करूंगा, लेकिन जो 28 सीटें उन्होंने कही वो सारी नीतीश कुमार की है, जो वो जीते हुए हैं।
हाँ, वो नीतीश कुमार की सीटों पे दावा कर रहे हैं, जेडीयू की। हाँ सॉरी, वही जेडीयू की नीतीश कुमार की सीटों पे दावा कर रहे हैं। तो अब नीतीश कुमार परेशान है कि 28 सीटें मेरी पूरी चली गई तो मैं अपने विधायकों को कहाँ एडजस्ट करूंगा। वो बीजेपी की सीटों पे दावा ही नहीं कर रहे हैं, वो पूरे नीतीश कुमार की सीटें मांग रहे हैं 28। अब ये जो बात चलती है एंटी इनकम्बेंसी, उस दिन हम लोग बात कर रहे थे तो आपने शायद कहा था ना कि अब प्रो इनकम्बेंसी का दौर आ गया है, लेकिन एक विधायक जी के ऊपर ये बात फिट नहीं हो रही है। नालंदा के मंत्री हैं ये, और ये इनके ऊपर भीड़ ने हमला कर दिया। खबर देखिए, भीड़ ने मंत्री जी और एक और विधायक उनके ऊपर हमला कर दिया। दरअसल सड़क हादसे में यहाँ इलाके में 9 लोगों की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद ये दोनों व्यक्ति पहुंचे थे हिलसा थाना क्षेत्र के अंदर, सांत्वना देने गए होंगे, लोगों से मिलने के लिए गए होंगे, और लोग भड़क गए। लोगों ने कहा कि हादसे के इतने दिनों के बाद मंत्री जी को याद आ रही है कि यहाँ लोग मारे गए थे, और इस हमले में मंत्री जी के एस्कॉर्ट का एक सिपाही भी घायल हुआ है, जो आज ये वारदात हुई है। फिर इसके बाद वहाँ पूरा पुलिस बल जो है, पुलिस अमला, वो वहाँ पहुँच गया। जरा तस्वीरें देख लीजिए। ये देखिए, फिर गाड़ी बदलकर दूसरी गाड़ी से मंत्री जी को वहां से भागना पड़ा। तो आप 5 साल आप तड़ी दीजिए, चुनाव में जनता भी मंत्री को संतरी बना देती। क्यों सर? ठीक बात है, इसलिए मैं ना समझता हूँ कि चुनाव जितने होते रहे अच्छा ही है। कम से कम जनता के और मंत्रियों का जो हिसाब किताब है वो होता है। हाँ, वन नेशन वन इलेक्शन के पक्षधर नहीं है मतलब आप? मैं तो नहीं हूँ। नहीं है? हाँ, क्योंकि जनता को जितनी बार आप सामना करेंगे उतनी बार स्थितियां बेहतर होती हैं। ठीक बात। और चुनाव नहीं होते तो मंत्रियों को कहाँ याद आता है कि क्या होगा क्या, और ये सबकी हालत है, इसमें कोई एक की बात सर, असम की खबर पर आपका ध्यान चाहता हूं। असम में मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा का एक बयान, उस पर बहुत ज्यादा विवाद हो गया है। दरअसल दुर्गा पूजा आ रही है और मुख्यमंत्री ने यह ऐलानिया तौर पर कहा कि मैं धुबरी इलाके के अंदर शूट एट साइट का ऑर्डर जारी कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि यहां पर अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय को कट्टरपंथियों के खतरे से बचाना हमारी सरकार की पहली प्राथमिकता है, और यह आदेश जो है ये सीमावर्ती जिले में सांप्रदायिक हिंसा भड़कने के बाद 13 जून से लागू है। 28 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चूंकि दुर्गा पूजा का त्योहार मनाया जाएगा, तो अब मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि मैं इस आदेश को दुर्गा पूजा तक के लिए एक्सटेंड कर रहा हूं, और किसी ने भी अगर कोई हिंसा फैलाने की करने की कोशिश की तो वो जानता है उसका अंजाम क्या होगा, उसे सीधे गोली मार दी जाएगी। ধুবুৰীত কোনো উৎপাত নাই, ধুবুৰীত একো গণ্ডগোল নহয়। দুৰ্গা পূজাৰ সময়তো শ্বুট এণ্ড চাইট অৰ্ডাৰ থাকিব, আমি অৰ্ডাৰ উইথড্ৰ কৰা নাই, চলি আছে। গতিকে ধুবুৰীত গণ্ডগোল কৰিলে। अरे असम वैसे भी चर्चा में चल रहा है। आपको मालूम होगा कि वहां जो जंगल की जमीन है वहां से अतिक्रमण हटाया गया। जो लोग वहां पर जो लोग रहने लग गए थे, वो ज्यादातर मुसलमान हैं, उनको वहां से एविक्ट किया गया है। उसी को लेकर एक फैक्ट फाइंडिंग टीम यहां से दिल्ली से सिविल सोसाइटी की एक वहां पर गई हुई थी, सो कॉल्ड सिविल सोसाइटी की टीम गई हुई थी, जिसमें वो थी महिला जिनका हमने कल बात की थी, हामिद जी, सईदा हामिद जी जो है प्लानिंग कमीशन की पूर्व मेंबर, जिन्होंने कहा था कि ये तो बड़ा अन्याय हो रहा है और बांग्लादेशी अगर रह भी रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि अब आज असम जो है, उनके शब्द हैं, असम नफरत का राज्य बन गया है। असम फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर, दानव जैसा बर्ताव कर रहा है। और ये बातें उन्होंने असम सरकार या असम का मुख्यमंत्री ये कह के नहीं कही, असम ही कह करके कही है। और वो इसी बात का वो उदाहरण दे रही थी कि मुसलमानों के लिए खास तौर पर असम अब रहने लायक जगह जैसी नहीं रह गई है, उनके ऊपर चुनकर प्रताड़ना की जा रही है। बोलिए त्रिपाठी जी। और उसमें यह बयान आता है मुख्यमंत्री का शूट एट साइट ऑर्डर। एक तो ये कि मुझे इस पर ऐतराज है कि आपने कहा कि सिविल सोसाइटी के लोग, मैंने इसे सो कॉल्ड कह दिया, ये अच्छा सो कॉल्ड कहा था, तो ये सिविल सोसाइटी के नहीं है, ये फर्जी लोग हैं। एक समय तक सत्ता के, जिसको कहते हैं ना कि हर तरह की सत्ता पोषित व्यवस्था में ये लोग बहुत मजे में थे, खूब आनंद लिया है इन्होंने। आज इनको लगता है कि ये सरकार ठीक नहीं। अगर सचमुच कोई सिविल सोसाइटी का व्यक्ति होता तो बिल्कुल उसको मैं स्वीकार करता, लेकिन वो सारे लोग हैं, आप वो जितने नाम हैं उन सबको देखिए तो वैसे ही है। अब सवाल ये है कि इनको हम फिर कहें क्या, तो मैं नाम बताता हूं। ये घुसपैठियों के समर्थक, आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा, ऐसे लोगों का एक समूह है। तो पहली बात तो ये है। अब अगर ऐसे लोग वहां जाकर असम की आंतरिक सुरक्षा को खतरा पैदा कर रहे हैं तो ये सचमुच चिंता की बात है। असम में हो क्या रहा है ये बताएं ना। मतलब अब उन्होंने ये भी कहा कि अब ये मियां शब्द जो है, मियां कहना, उन्होंने कहा आज तो ये गाली के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। मतलब
मुख्यमंत्री मियाँ कई बार कहते हैं। बोले मियाँ पहले भी लोग कहते थे, लेकिन एक आम मुसलमान को कहते थे, नहीं आज तो वो गाली बन गई। बड़ा स्पष्ट कहते हैं, वो मुसलमान को मियाँ नहीं कहते हैं, पहले तो ये जान लेना चाहिए। और इसको हेमंत बिश्व शर्मा स्वयं कई बार कह चुके हैं, वो मियाँ असमिया कहते हैं। असम का जो मुसलमान है उसको मियाँ उस तरह से नहीं कहते हैं, और जो मियाँ है उसको मियाँ कहेंगे। कौन है? बांग्लादेशी है वो, वहां के संदर्भ में बांग्लादेशी, लेकिन वैसे भी लोग मुसलमान को मियाँ कहते हैं, तो उसमें कौन सी बात है भाई? वो लोग अपनी पहचान खुद वही रखते हैं। जब डेरोगेटरी की बात होती है, जब आप मंदिर में कुछ ऐसी हरकतें करते हैं, उनमें सब के सब लोग कौन पकड़े जाते हैं? जब आप किसी खास इलाके में इस तरह की करने की कोशिश करते हैं, और मैं फिर कह रहा हूं ऐसा अतिरेकी बयान मुख्यमंत्री की तरफ से नहीं आना चाहिए, लेकिन असम के जो हालात हैं, ठीक है, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन सोचना पड़ेगा, वरना इंदिरा जी से आज तक अभी नेक्स्ट लेवल ले जाने की बात हो रही थी कि राहुल जी नेक्स्ट लेवल ले गए अपने आर्गुमेंट को। हेमंता जी भी क्या हिंदुत्व की को नेक्स्ट लेवल ले जा रहे हैं? दरअसल हेमंता जी, पुष्कर सिंह धामी और योगी आदित्यनाथ, तीन के बीच में हिंदुत्व को लेकर एक बड़ी प्रतिस्पर्धा है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी के भीतर योगी जी तो इस प्रतिस्पर्धा इसलिए बाहर है, वो स्वयं साक्षात हिंदुत्व हैं, उनको साबित करने की जरूरत नहीं है कि मैं हिंदुत्ववादी हूँ। पुष्कर सिंह धामी चूंकि बीजेपी की रैंक एंड फाइल से आए हैं, तो उन पर भी उनको भी बहुत ज़्यादा साबित करने की जरूरत नहीं है। हेमंता जी कांग्रेस में रहे हैं और लंबे समय तक, और हेमंता जी जब कांग्रेस में थे तरुण गोगोई की सरकार में, तब उन पर यह आरोप लगता था कि जितने वो बड़े मुस्लिम परस्त माने जाते थे उस समय, उनका यही हेमंता जी। अच्छा। अगर आप आसाम गए हो उस समय तरुण गोगोई के समय, तो आप देखिए जो दंगे हुए थे जिसमें बहुत सारे मुसलमान मारे गए थे, कहाँ कोकराझार में कहाँ हुए थे, और उसमें जो बोडोलैंड वालों ने, उस बोडोलैंड से जब तरुण गोगोई ने गठबंधन किया था तो हेमंता जी ने विरोध किया था उसका। ठीक है। और हेमंता जी को माना जाता था कि इनकी मुस्लिम से बहुत पॉपुलैरिटी है। अब हेमंता जी अपनी उस छवि के उलट बिल्कुल जो है एक हिंदुत्ववादी नेता की छवि के लिए वो पूरी एक्सरसाइज कर रहे हैं। सर, पटना से खबर आ रही है इस वक्त, जहां खूब हंगामा हुआ है। हंगामा इतना हो गया कि नाराज लोगों ने एक पुलिस वाले को पीट दिया। दरअसल ये पटना की बात है, एक स्कूल में बाथरूम में एक छात्रा की, नाबालिग छात्रा की जली हुई लाश मिली। सोचे, स्कूल के अंदर जली हुई लाश मिली, और इसके बाद स्थानीय लोगों ने और स्टूडेंट्स ने खूब हंगामा किया। फिर मौके पर पुलिस पहुंची है। तो बहुत गंभीर वारदात है ये, स्कूल के अंदर एक लड़की की जली हुई लाश मिलना, और वो स्टूडेंट है इस स्कूल की, बताया जा रहा है। और इसके बाद फिर आप ये जो हंगामा हुआ, ये आप जो हैं अभी आप देख ही सकते हैं। और देखिए, ये पुलिस वाला जब वहां पहुंचा तो लोगों ने इस पुलिस वाले की पिटाई कर दी। नाराज लोगों ने स्कूल में जमकर तोड़फोड़ की। अब जब वो पुलिस वाले को ही नहीं कुछ समझ रहे, तो आप समझ ही सकते हैं कि स्कूल का तो क्या हाल हुआ होगा। और है भी ऐसी जघन्य वारदात, लड़की की लाश मिलना, जली हुई अवस्था में मिलना, लोगों का गुस्सा स्वाभाविक था। और उसके बाद ये हुआ जो आप तस्वीरों के अंदर देख रहे हैं। इसमें पटना पिछले कुछ वक्त में अभी तो कुछ थोड़ी शांति रही, वरना तो क्राइम की कितनी वारदातों में समीर जी दहला है। ये नई घटना हो, नई घटना बड़ी लोमहर्षक घटना। एक बार जरा नीतीश चंद्रा हमारे रिपोर्टर है, उन्होंने रिपोर्ट भेजी है वहां से। थे, उन्होंने तोड़फोड़ की है, कुछ भी यहाँ सही सलामत नहीं दिख रहा है। यहाँ पर जो प्रिंसिपल थी, तमाम कागजात थे, जो फर्नीचर है, सब कुछ यहाँ पर तहस नहस कर दिया गया है। जैसे ही पुलिस यहाँ पर पहुँची मामले की जांच करने के लिए, क्योंकि 5वीं क्लास की एक छात्रा के शरीर में आग लग गई थी, बाथरूम में उसने आग लगाई, और इसी बात से जो लोग यहाँ थे वो काफ़ी नाराज़ थे, काफ़ी गुस्से में थे। इसी बीच जब पुलिस आई मौके की पर, तो लोगों का गुस्सा भड़क गया और उन्होंने जमकर तोड़फोड़ की है। और यहाँ पर जो पुलिसकर्मी थे उनकी पिटाई भी की गई, उन पर थप्पड़ चलाया गया। और यहाँ पर आप देखिए, कुर्सी हो या टेबल हो, तमाम जो फाइलें थी, कागजात थे, सब कुछ तहस नहस हो चुका है। यहाँ पर जो पुलिसकर्मी थे किसी तरह यहाँ से निकल सके। जो वीडियो में दिख रहा है कि आप पर लोग हाथ उठा रहे हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं? ऐसी क्या हुई? हम लोग तहकीकात कर रहे हैं, वो तो वही बता सकते हैं। नहीं, कोई वजह नहीं, हम लोग तो बिल्कुल सहयोग कर रहे हैं। हम लोग मामले की जाँच करने, अब वही लोग बता सकते हैं। आप क्लासरूम में थे, इसी क्लास? हम लोग यहीं पर हैं, हम लोग यहीं पर हैं। तो आप लोगों पर हमला कर दिया लोगों ने ना? हम लोग यहीं पर हैं, तहकीकात कर रहे हैं। लोग कह रहे थे कि मिलने नहीं दे रहे थे, हटा रहे थे। तो ये तमाम पुलिसकर्मी जो इस समय आए थे मामले की जांच करने, और प्रिंसिपल के कमरे में जब बातचीत चल रही थी, उसी दौरान लोगों ने हमला कर दिया, और जिसमें
कई लोगों को चोटें भी आई हैं। कैमरामैन विनोद कुमार के साथ नीतीश चंद्र, इंडिया टीवी, पटना। तो नीतीश ने बताया, देखिए कितनी वारदात जो है ये कितनी दिल दहला देने वाली है। 5वीं क्लास की बच्ची 10-11 साल उम्र रही होगी, जली हुई अवस्था में उसकी लाश मिली है स्कूल के अंदर। अब कौन इसका जिम्मेदार था? बच्ची ने खुद ऐसा किया तो क्यों किया होगा? किसी और ने किया तो स्कूल के अंदर ऐसा कौन दुश्मन हो सकता है एक बच्चे का? ये सब अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन का मामला है, लेकिन पुलिस के ऊपर ही लोगों का गुस्सा निकल गया। हम लोग बात कर रहे थे और तमाम खबरों की आज समय इतना ही। सर बहुत धन्यवाद।